हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मैंने कहा था आप लोगों से कि यार पहले एक बार सिलेबस पूरा खत्म कर लो, डेली 2-2 घंटे देके। और बहुत सारे बच्चों का आगे चल के हिंदी का पेपर भी है और उनको बहुत कम टाइम मिलने वाला है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, ये जो 6 दिन मैंने 6 वीडियोस डाली हैं जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना है, उसको आपने जरूर देखना है। आज 3 मेन चैप्टर है। बजट जो 6 नंबर का है, फॉरेन एक्सचेंज बीओपी 6 नंबर का, यानी कि 12 नंबर का आज हम कवर करेंगे और 3 दिन के अंदर हमने अपनी पूरी की पूरी मैक्रो खत्म कर ली। तो वीडियो एंड तक देखना और कमेंट्स में अटेंडेंस जरूर लगाना। आज डे 3 है, 50% चीजें आज खत्म हो रही है, तो आप डे 3 तक का सारा काम कर चुके हो, कोई बैकलॉग इकट्ठा नहीं है, मुझे कॉमेंट्स में बताओ। फिलहाल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट बजट के साथ। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट ना 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है गवर्नमेंट, सरकारी, और दूसरा क्या है, बजट, सरकार का बजट। बजट होता क्या है? बजट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग अपनी एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। हर इंसान बजट बनाता है। जब मैं मार्केट निकलता हूं कपड़े खरीदने के लिए तो मेरा एक बजट होता है। आप गाड़ी खरीदने के लिए जब शोरूम में जाते हो तो वो पूछता है भाई किस बजट के अंदर आपको गाड़ी चाहिए। पता चला आपका बजट 5 लाख का है, वो गाड़ी आपको 40 लाख की दिखा रहा हो, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स है। तो बजट बेसिकली होता क्या है, भी कितनी कमाई होने वाली है, कितने खर्चे होने वाले हैं, उसका एक स्टेटमेंट, उसका एक रिपोर्ट। यही गवर्नमेंट मैं बनाऊं तो ये मेरा बजट है। यही गवर्नमेंट अगर यही बजट अगर सरकार बनाए, गवर्नमेंट बनाए, तो ये क्या कहलाता है? गवर्नमेंट बजट। हर गवर्नमेंट बजट बनाती है, लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटीज, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है उस बजट को यूनियन बजट कहा जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर हर साल बजट अनाउंस करती हैं और इस बजट का जो दिन होता है बहुत खास दिन होता है। इस दिन पता चलता है कौन कौन सी चीजें महंगी होंगी, कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी, कहां कितना टैक्स लगेगा, कौन सी चीज को बैन किया जाएगा, कौन सी चीज को प्रमोट किया जाएगा, कितने आईआईएम्स, कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल्स खुलेंगे, सब कुछ पता चलता है। बहुत खास दिन होता है और हर कोई टीवी पे बैठ के बजट सुन रहा होता है। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स, कितनी कमाई सरकार की कहां कहां से होगी, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, और ये साल भर के अंदर, फिस्कल ईयर जो 1 अप्रैल से चलकर 31 मार्च तक खत्म होता है। तो इस साल भर में सरकार अपनी सारी कमाई, सारे खर्चों का एक एस्टिमेट लगाती है, उसी को बोलते हैं बजट। हर गवर्नमेंट बजट बनाती है, लोकल हो चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी महीना आने वाला है, फरवरी महीने का जो पहला दिन होता है उस दिन बजट जनरली जो कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर है वो अनाउंस करती है। उसे यूनियन बजट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये एनुअल बजट है। इसी तरीके से हर स्टेट भी अपना बजट बनाती है कि स्टेट में क्या क्या काम करना है। ये पूरी कंट्री का बजट है, यूनियन बजट है, सेंट्रल बजट है। बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिर्फ कमाई खर्चों को लिखना नहीं होता, बजट बनाने के अदर भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला है मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ध्यान से समझना, हमारी कंट्री में बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जिनका मेन मोटो है समाज का भला करना, सोसाइटीज को डेवलप करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो सरकार जब बजट बनाती है तो ऐसी कंपनी जो समाज का भला कर रही हैं उनके लिए कुछ ना कुछ फंड्स एलोकेट करती हैं, और जो कंपनी ऐसा काम नहीं कर रही है उनको सरकार फिर प्राइवेटाइज कर देती है। जो पब्लिक कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनको मैनेज करना सरकार का बजट है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ पब्लिक। बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस provisions for managing such enterprise and providing them financial help. However, अगर इन सच केसेस अगर वो कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही तो सरकार उनका क्या करती है? प्राइवेटाइजेशन कर देती है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मैनेज करना बजट का एक ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना हो तो सरकार की एक पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी। आपने एडीएस के अंदर पढ़ा है, थ्रू टैक्सेस एंड थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट स्पेंडिंग सरकार एक्सिस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करती है। उसी तरीके से सरकार बजट में भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आती है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, इट कंट्रोल फ्लक्चुएशंस इन जनरल प्राइस लेवल थ्रू टैक्सेस, सब्सिडीज एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है यानी कि प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है और अपने खर्चे कम कर देती है।
जबकि कंट्री में डिफ्लेशन यानी कि डेफिशिएट डिमांड है, मंदी है, सामान के प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो सरकार टैक्स रेट कम कर देती है ताकि लोग ज्यादा डिमांड करें, और सरकार सब्सिडी देती है एनकरेज करने के लिए स्पेंडिंग्स को, कि लोग खर्च ज्यादा करें क्योंकि उनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी। तो सरकार का जो बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट में आप मेरा याद कर लो, MERA। M फॉर मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, E फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तीसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, गरीब अमीर के बीच का। अगर आप देखोगे आजकल, आप टीवी पे देखोगे तो अमेरिका की, जापान की, चाइना की बहुत सारी वीडियोस आती हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर रहते हो तो देखना कि जापान में भाई ये हो गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फैसिलिटी है, ये बुलेट ट्रेन की स्पीड है, करप्शन नहीं है। उसी तरीके से चाइना में भी आप देखते हो, चाइना की बहुत सारी वीडियोस आपने देखी जरूर होंगी कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का, बीजिंग का कितना अच्छा है। उसी तरीके से अमेरिका की भी आप वीडियोस देखते हो, स्विट्जरलैंड की वीडियोस देखते हो। अब ये सारी की सारी जो रील्स आप देख रहे हो, वहां पे डेवलप नेशंस में बेसिकली क्या होता है कि डेवलप नेशंस के अंदर, लाइक यूएसए के अंदर होता क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। वहां पे अमीर गरीब के बीच का फासला बहुत ज्यादा नहीं है। वहां किसी काम को छोटा या किसी काम को बड़ा नहीं समझा आता, हर कोई अच्छी अर्निंग कर रहा है, करप्शन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकम इनइक्वालिटी। हमारी कंट्री के 10% लोग, 10% लोग, अदानी अंबानी, ठीक है, और अदानी अंबानी मान लो, महिंद्रा हो गए, और बहुत सारे हैं बिजनेसमैन जो है, अग्रवाल्स हो गए, तो भाई उनके पास जो है वो पूरी इकोनॉमी का, वो 10% आबादी के पास 90% इनकम है, और 90% आबादी के पास जो है वो सिर्फ 10% की इनकम है। यानी कि गरीब लोग बहुत ज्यादा है और अमीर लोग बहुत ज्यादा है। इस गरीब अमीर के बीच का जो फासला है वो बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर, उसको कम करना भी सरकार का बजट का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो यानी कि सरकार क्या लेके आना चाहती है, इक्विटी लाना चाहती है। इट मींस रिड्यूस द इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम एंड वेल्थ थ्रू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट सीक्स टू प्रमोट इक्विटी। आपने बहुत सारे ऐसी भी हाल फिलहाल में न्यूज सुनी होगी, कभी कोई 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़ रुपए, मतलब सीधी सी बात है, कोई 1-2 लाख रुपए अगर महीना कमा रहा है तो 50-60 करोड़ रुपए जमा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है पूरी जिंदगी भर। लेकिन करप्शन इतना ज्यादा है, लोगों के घर में नोट ही नोट, सोना ही सोना, प्रॉपर्टीज मिल जाती है, वो करप्शन की वजह से होता है। तो वहां पे सरकार की नजरों में उनकी इनकम थोड़ी सी है, बट एक्चुअल में जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा है, राइट। सो टू इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम पुअर, गरीब लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, और अमीरों की इनकम कम करने के लिए सरकार टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाती है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप ज्यादा पैसा कमाने लग जाते हो तो हायर रेट से आपके ऊपर टैक्सेस लगना चालू हो जाता है। लाइक अगर आप 10 लाख तक कमाते हो तो 10% है, लेकिन 10 लाख से ऊपर कमाओगे 12 लाख तक तो 20% है, 12 से ऊपर कमाओगे 15 लाख तक तो 30% है, या 12 से ऊपर जो भी कमाओगे सब पे 30% है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जनरली होता क्या है कि जैसे जैसे हायर स्लैब ऑफ इनकम के अंदर आप आते चले जाते हो, हायर रेट ऑफ टैक्सेस आपके ऊपर लगा दिया जाता है। और वो टैक्स कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। हमारी कंट्री में इनकम टैक्स है अराउंड, अगर कोई 15 लाख से प्लस पैसे कमा रहा है तो जनरली 30% ऑफ इनकम देना पड़ेगा। मतलब अगर कोई 50 लाख कमा रहा है तो 15 लाख तक अगर माफ भी कर दिया है, 12 लाख तक माफ भी कर दिया, तो उससे ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो 35 लाख रुपए उससे ऊपर की इनकम है, सीधा 30%। तो बहुत चुभता है लोगों को कि भाई ये इतना ज्यादा टैक्स है, बट सरकार उस टैक्स के पैसे को लेकर जनता का भला करती है। ठीक है, अब कितना करती है तो आपको पता ही है, आपके यहाँ कितनी पक्की अच्छी सड़क है, बिजली पानी की व्यवस्था है, सरकारी स्कूल्स हॉस्पिटल की क्या हालात है, यू नो वेरी वेल। बट सरकार टैक्स पूरा वसूलती है, पुटिंग ग्रेटर बर्डन ऑन रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दीज आर रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट बजट बाय द वे ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर। तो सरकार टैक्स रेवेन्यू से क्या करती है, वेलफेयर करती है, देश का भला करती है, आम जनता का भला करती है। सो दीज आर द रिड्यू, ये इससे क्या करती है, इससे क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि जो इनइक्वालिटी है वो सरकार कम करने की कोशिश करती है। अगला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, MERA। लास्ट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो कंपनी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या जो हैजर्डस गुड्स बना रही है, सरकार उन पे हैवी टैक्स लगाती है। और जो कंपनी खादी का प्रोडक्ट या अच्छे ऑर्गेनिकली चीजों को प्रमोट कर रही है तो सरकार उन पे लो टैक्स लगाती है। Through the budgetary policy, government aim to relocate the resources in accordance with the profit maximization and social welfare. Social welfare करोगे सरकार आपका टैक्स कम रखेगी, और लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करोगे सरकार टैक्स बढ़ा देगी। तो आपने कई बार सुना होगा कि अदानी को 1 रुपए में जमीन दे दिया है, इस बिजनेसमैन को 1 रुपए में इतनी 1 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से जमीन दे दिया, इतना जहाँ पे 1000-2000 लाख रुपए स्क्वायर फुट है वहाँ पे सस्ते में जमीन दे दिया है। वो सरकार इसलिए दे देती है ताकि कि वो कंपनी वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट लेके आएंगी, ये बताया जाता है जनता
को कि भाई सस्ते में इसीलिए जमीन जो है वो दे दी गई है। तो जो सोशल वेलफेयर करेगा उसको सरकार सब कुछ सस्ते में देगी, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के काम करेगा उन पे हैवी टैक्स लगाया जाएगा। टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ और वेलफेयर, गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडी टू द प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट ऑल्सो डिस्करेज द production of harmful consumption good like liquor, bidi, cigarette, tobacco, etc. through heavy taxation and encourage the use of khadi, the khadi product by way of subsidy। ये आता है allocation of resources। तो ये 4 पॉइंट है। MERA, M for managing public sector enterprises, E for economic stability, R for reduce inequalities of income and wealth या redistribution of income and wealth, और लास्ट में allocation of resources। आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव सच में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, राइट। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। अब देखो जो बजट है ब्रॉडली क्लासिफाई हुआ है दो चीजों के अंदर। सबसे पहला बजटरी रिसीट्स और दूसरा बजटरी एक्सपेंडिचर। साल भर में सरकार को जितनी भी रिसीट्स मिलने वाली हैं दैट रिसीट्स आर कॉल्ड बजटरी रिसीट। साल भर में सरकार के जितने भी खर्चे होने वाले हैं दैट इज कॉल्ड बजटरी एक्सपेंडिचर। अब जो बजटरी रिसीट्स है ये है क्या? टोटल एस्टिमेट रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग ऑफ फिस्कल ईयर। तो बजट रिसीट दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। ध्यान से अच्छे से समझना, जब भी हमें पैसा मिलेगा तो कोई ना कोई एसेट्स कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। भैया फ्री में तो पैसा मिलेगा नहीं, मैं कुछ बेचूंगा तो पैसा मिलेगा या मैं किसी से उधार लूंगा तो पैसा मिलेगा, यही दो सोर्सेस है। लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स होती हैं जिससे सरकार की ना ही कोई एसेट्स कम होती है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। फ्री फंड का पैसा सरकार का, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। दीज आर दोज रिसीट्स व्हिच डू नॉट लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट्स नॉर क्रिएशन ऑफ एनी लायबिलिटी। ना ही कोई कर्जा बन रहा है ना ही कोई एसेट्स कम हो रही, फ्री का पैसा। लाइक टैक्स, जब हम सब लोग आप लोग टैक्स पे करते हैं सरकार को, तो क्या सरकार को एसेट्स कम होती है? नहीं। क्या सरकार की कोई लायबिलिटी बन जाती है? नहीं। कि मैंने टैक्स पे किया तो मेरे घर के आगे सड़क, बिजली, पानी व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, कुछ भी क्लेम कर सकते हैं। जो टैक्स दे रहा है जो नहीं दे रहा सब सरकार की नजरों में बराबर है, ठीक है। तो सरकार ना ही कोई एसेट, रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स है जिससे सरकार के एसेट्स कम नहीं होती, कोई लायबिलिटी बढ़ती नहीं है। लेकिन कैपिटल रिसीट सरकार की वो रिसीट्स है जिससे कोई ना कोई एसेट्स कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। जैसे दो में से कोई एक काम तो होगा ही होगा। जैसे लोन ले लिया तो रिसीट्स, पैसा तो आ गया, लेकिन लोन लेने से लायबिलिटी बन गया, तो ये कैसे रिसीट हो गई? कैपिटल रिसीट हो गई सरकार की। उसी तरीके से अगर आपने अपनी कोई कंपनी को बेच दिया, सरकारी कंपनी मान लो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, सरकार ने उसको बेच दिया, तो उससे सरकार के पास पैसा तो आएगा, वो रिसीट है, लेकिन पैसा आने के साथ साथ सरकार के एसेट्स कम हो जाएगी, इसीलिए वो कैपिटल रिसीट्स भी है। तो ये दो टाइप के बजट रिसीट्स आते हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा क्या है? कैपिटल रिसीट। अब जो रेवेन्यू रिसीट्स है, दीज आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट। ना ही कोई एसेट्स कम हो रही है ना ही कोई लायबिलिटी सरकार की बढ़ रही है, उस रिसीट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। पहला है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू या टैक्स रिसीट्स क्या होता है? टैक्स के सोर्स से जो भी पैसा सरकार के पास आया है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, टैक्स से जो पैसा आया वो टैक्स रिसीट। अदर देन टैक्स से जो पैसा आया टैक्स को छोड़कर वो बन जाता है नॉन टैक्स रिसीट, अदर देन टैक्स। जैसे फीस, फाइन, पेनाल्टी। तो टैक्स रिसीट मतलब टैक्स से जो पैसा आया। टैक्स होता क्या है? टैक्स कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग भरते हैं, जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग भरते हैं, कस्टम ड्यूटी कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग भरते हैं। बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, लॉ बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग टैक्स हमें भरना कंपलसरी है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा दिल नहीं कर रहा भैया मैं टैक्स नहीं भरूंगा, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, कंपलसरी पेमेंट। एंड टैक्स अगेन आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव कहा जाता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है, यानी कि कांस्टेंट है सबके लिए। अगर मैं एक पिज्जा खरीदता हूं जाके पिज्जा हट पे, जो 100 रुपए का है, वो मुझसे 5% टैक्स लेंगे और 105 रुपए का देंगे। मुकेश अंबानी जी अगर कभी पिज्जा खरीदने जाते हैं, वो 100 रुपए का है 5 के हिसाब से, उनको भी 105 का पड़ेगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, ये टैक्स सबके लिए सेम है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स द पर्सन हु बियर द बर्डन ऑफ टैक्स डज हिमसेल्फ डिपॉजिट इट विद गवर्नमेंट। जिसके सर पे टैक्स का बर्डन आया है वो खुद सरकार को जमा कराएगा। मेरी जो इनकम आती है मैं उस पर इनकम टैक्स जमा कराता हूं, वो मेरी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। मैं जो भी मेरी इनकम आती है, मान लो 100 रुपए का मैंने सामान बेचा, 20 रुपए का मेरा खर्चा आया या 40 रुपए का खर्चा आया, 60 रुपीज की मेरी इनकम हुई, 60 रुपीज पे 30% सरकार को मैं जमा करता हूं, वो डायरेक्ट टैक्स है। मेरे ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया, मैं ही जमा करूंगा डायरेक्ट सरकार को, इसीलिए वो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सरकार मेरे ऊपर लगाती है जीएसटी की, भी 18% जीएसटी तो जो तुम कोर्स को बेच रहे हो, और हम ये जीएसटी बच्चे की फीस में ऐड कर देते हैं और बच्चे से रिकवर करके फिर सरकार को देते हैं। तो हमने बच्चे से लिया फिर सरकार को दिया, तो हमने सरकार को डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली बच्चे का पैसा सरकार तक चला गया। हम सिर्फ माध्यम है कलेक्ट करके देने के लिए। तो आप जो भी कोर्सेज खरीदते हो, जो भी चीजें खरीदते हो, मॉक्स खरीदते हो, उस पर आप एक जीएसटी देते हो और बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आता है वो, और वो फिर डायरेक्टली सरकार को हम लोग पे कर देते हैं। दिस टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। These are those tax the person who bear the burden of tax does not himself डिपोजिट इट विद गवर्नमेंट। तो भैया आपके थ्रू जमा होता है, डायरेक्टली जमा नहीं होता। इसका जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं कर सकते। सरकार ने मेरे पे टैक्स लगा दिया, मेरी इनकम पे इनकम टैक्स है, मुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बर्डन जो है वो अल्टीमेटली कस्टमर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जितने भी दुकानदार से आप सामान खरीदते हो सब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होते हैं। आगे लिखा है क्लास, ये प्रोग्रेसिव है यानी कि ये बढ़ता चला जाता है, जबकि ये रिग्रेसिव है, ये कांस्टेंट है। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम ड्यूटी, ये दो नाम याद रखना, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। जबकि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी या वेल्थ टैक्स, ये सब क्या है? आपके डायरेक्ट टैक्स है। ये जो गिफ्ट टैक्स, इसको पेपर टैक्स भी कहा जाता है, भूलना मत, पेपर टैक्स, ठीक है, क्योंकि ये ना के बराबर सरकार से कलेक्ट होता है। आपको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो, 50,000 से ऊपर का अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो भैया आपके ऊपर टैक्स लगेगा। दैट इज कॉल्ड गिफ्ट टैक्स, ठीक है। लॉटरी पे टैक्स लगता है, पॉल्यूशन सरकार कराती है, सड़कों पे गाड़ियां खरीदते हो तो रोड टैक्स लगता है। इतनी सारे टैक्सेस हैं अलग अलग नाम पे, तो ऐसा लगता है कल को सांस लेने पे भी, अब रोड टैक्स इतना अच्छा है लेकिन सड़क देखो कैसी है, सांस लेने पे भी सरकार टैक्स लगा सकती है, वो दिन दूर नहीं है, ठीक है। तो मैंने बता दिया क्लास आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, नॉन टैक्स रिसीट अदर देन टैक्स, यह है रेवेन्यू। अभी हम रेवेन्यू पढ़ रहे हैं। देखो बजट के दो पार्ट हैं, बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर। रिसीट्स के दो पार्ट हैं, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के दो पार्ट हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स के दो पार्ट हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरीके से है पूरा फंडा। अब जो नॉन टैक्स रिसीट्स है उसके अंदर क्या क्या आता है? फीस, फाइन, एस्केट और ग्रांट, डोनेशन, इनकम फ्रॉम पब्लिक कंपनी, इंटरेस्ट रिसीव बाय द गवर्नमेंट। तो जो भी फाइन लगता है ना, अलग अलग जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं, जो नियम को तोड़ते हैं, तो सरकार उन पे फाइन लगाती है ताकि वो लॉ की इज्जत करें। लॉ एक इकोनॉमिक पनिशमेंट है, ताकि पैसा कटेगा तो लॉ मानोगे। आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हो ना, 500,000 का चालान होता है तो नहीं तोड़ते, तो भैया वो आप इज्जत करते हो, चालान बनता है, तो ये फाइन हो गया। फीस, सरकार की फीस होती है, पासपोर्ट बनवाओ चाहे क्लास पैन कार्ड बनवाओ, एक फीस होती है। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सबकी एक फीस होती है, वो भी सरकारी कमाई है, फ्री फंड की। ना कोई लायबिलिटी सरकार की बन रही है, ना कोई एसेट्स कम हो रही, फ्री फंड की कमाई। इसकी कोई मान लो इंसान, इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसकी डेथ हो गई, कोई वारिस नहीं है उसका, तो ये पैसा भी सरकार रिसीव कर लेती है, सरकार इसको जब्त कर लेती है, स्टेट गवर्नमेंट रख लेती है अपने पास ताकि कोई लड़े ना उसके पीछे, तो वो हो गया सरकार का पैसा, स्टेट। अगला है ग्रांट, डोनेशन। ग्रांट रिसीव बाय द गवर्नमेंट आर आल्सो सिक्योर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन द इवेंट सम नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड, फेमाइन, अर्थक्वेक, ड्यूरिंग वॉर। इस सिचुएशन में हमको जो भी डोनेशन, चैरिटी मिलता है वो भी हमारी रेवेन्यू रिसीट है। हमारी पब्लिक कंपनी है सरकार की, लाइक भिलाई स्टील प्लांट हो गया, ऑयल, इंडियन ऑयल हो गया, रेलवे हो गया, LIC है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है? सरकार की कंपनियां, इनसे जो पैसा आता है वो सरकार के लिए नॉन टैक्स रिसीट है। या सरकार ने किसी को लोन दिया, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी सरकार को फ्री का मिल रहा है, ना कोई एसेट्स सरकार की कम होती है, ना कोई लायबिलिटी बढ़ती है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन टैक्स रिसीट, और ये सारी की सारी रेवेन्यू रिसीट्स है। सेकंड है क्लासिफिकेशन कैपिटल रिसीट, द रिसीट्स those receipts the government which leads to creation of any liability। फ्री का पैसा नहीं है, या तो कोई कर्जा बन जाएगा या रिडक्शन इन एनी एसेट्स, या सरकार की कोई ना कोई एसेट्स कम हो जाएगी। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट के 3 कंपोनेंट है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग। शॉर्ट में आप RDB याद कर लो, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग। आपने किसी को लोन दिया है तो वो आपके लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। लेकिन जब वो लोन रिकवर कर
लोगे, जब आपके पास पैसा आएगा तो पैसा आ गया इसीलिए तो ये रिसीट है, लेकिन पैसा आने के साथ साथ आपके एसेट्स भी कम हो गई। जब आप लोन को रिकवर कर लोगे तो आपके पास पैसा आएगा, आपके बैलेंस शीट से वो लोन हट जाएगा जो एसेट साइड था, क्योंकि आपने लोन दिया था तो वो रिकवर कर लिया, एसेट्स खत्म हो गई। डिसइन्वेस्टमेंट, जब आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो वो इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन जब उसको बेच दोगे तो वो क्या बन जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार ने इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन, ठीक है, यानी इंडियन रेलवेज का एक हिस्सा किसी को बेच दिया, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को या प्राइवेट बिजनेस टाइकून को बेच दिया, तो सरकार ने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट को बेचना। तो सरकार के एसेट्स कम हो गए, सरकार के पास जो शेयर होल्डिंग्स थी वो सरकार की कम हो गई, एसेट्स सरकार के कम हो गए। तो डिसइन्वेस्टमेंट सरकार के एसेट्स को कम करता है। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक कंपनियां हैं जो चल रही हैं उनके शेयर सरकार के पास है। मान लो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सरकार के पास मान लो 80% शेयर है, एग्जांपल के तौर पे सरकार ने उसका 5% किसी को बेच दिया, वो 5% कई लाख करोड़ होगा, बहुत बड़ा फिगर बनेगा, वो सरकार ने किसी को बेच दिया तो पैसा आ गया, लेकिन सरकार के एसेट्स कम हो गई। उसी तरीके से आपने उधार लिया है, अगर आप उधार लोगे किसी से तो एसेट्स तो कम नहीं होंगी, पैसा आएगा, लेकिन पैसा आने के साथ साथ लायबिलिटी बन जाएगी। सो दीज 3 receipts are called capital receipt because these receipts leads to creation of any liability और रिडक्शन ऑफ एनी एसेट्स। कोई ना कोई एसेट्स कम होगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी, इसीलिए रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है, ये आपकी कैपिटल रिसीट्स हैं। ओके, मूविंग टू द डिफरेंस, बहुत जरूरी है, पेपर में डिफरेंस पूछा जाता है, ये पूछ सकता है आइडेंटिफाई करो कौन सा रेवेन्यू है कौन सा कैपिटल है, रीजन देना है आपको। रेवेन्यू रिसीट्स का रीजन क्या दोगे, एसेट्स कोई कम नहीं हो रहा, कोई लायबिलिटी बढ़ नहीं रहा। कैपिटल रिसीट के क्या रीजन दोगे, एसेट्स कुछ ना कुछ कम हो रहे हैं, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, राइट। अच्छा, अब रेवेन्यू रिसीट सबसे पहले डिफरेंस के अंदर बेसिस लिखोगे, फिर रेवेन्यू, फिर कैपिटल। सबसे पहला मीनिंग है, दीज आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट्स। कोई एसेट्स कम नहीं हो रहा, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रहा है, वो रेवेन्यू रिसीट है। कैपिटल रिसीट क्या है, दीज आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट्स और क्रिएशन ऑफ एनी लायबिलिटी। या तो कोई एसेट्स कम हो रहा है, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ रहा है। नेचर की बात करें, दीज आर रेकरिंग इन नेचर, ये बार बार होने वाला है, और ये क्या है, दीज आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, ये बार बार होने वाला नहीं है, कभी कभी होता है। भाई रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरिंग्स रोजमर्रा की लाइफ में नहीं होता, टैक्स तो रोज आता है। रेवेन्यू रिसीट्स आर नॉन डेट क्रिएटिंग, कोई कर्जा नहीं बनता सरकार का इसके अंदर, लेकिन कैपिटल रिसीट्स के अंदर जो बोरोइंग है, बोरोइंग से कर्जा बनता है। एक ही ऐसी रिसीट्स है जिससे लायबिलिटी बनता है, वो है बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, टैक्स रिसीट, फीस, फाइन, पेनाल्टी, इंटरेस्ट, और इसका क्या है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स और बोरोइंग, ये तीनों क्या है, कैपिटल रिसीट्स हैं। तो टोटल रिसीट का फॉर्मूला क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का फॉर्मूला क्या हो गया, टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। कैपिटल रिसीट का फॉर्मूला क्या हो गया, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स। ठीक है, तो ये हो गया टोटल रिसीट। टोटल रिसीट के अंदर क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के अंदर आता है टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अंदर आएगा डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स। अब आते हैं बजटरी एक्सपेंडिचर। आपने बजटरी रिसीट्स तो सारा का सारा अच्छे से पढ़ लिया, नाउ मूविंग टू बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी एक्सपेंडिचर सरकार का टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा सरकार को लग रहा है कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर खर्चा होने वाला है, वो है। तो बजटरी एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू, तो बजटरी एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंड, देखो कभी भी कोई खर्चा अगर हम करेंगे तो हमारे पास एसेट्स आएगा, मैं कोई खर्च करूंगा तो कुछ चीज खरीद के लेके आऊंगा, या फिर मैं अपना पुराना कर्जा मेरे सर पे जो है मैं खर्चा करके वो लौटा दूंगा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर है सरकार के जिससे सरकार की कोई भी एसेट ना ही बढ़ती है, कोई भी लायबिलिटी ना ही कम होती है। सरकार का फ्री फंड का जो खर्चा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ना ही कोई एसेट सरकार की बढ़ेगी और ना ही कोई लायबिलिटी सरकार की कम होगी। फ्री फंड का खर्चा, जैसे इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी सरकार ने, स्कॉलरशिप दे दिया, सॉरी सब्सिडी दे दी सरकार ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पीछे जो खर्चा कर दिया, उनकी सर्विसेज पे जो खर्चा किया है, वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे कोई ना कोई एसेट सरकार की बढ़ेगी, लाइक सुपर कंप्यूटर खरीदा, फाइटर प्लेन खरीदे, या कोई कंपनी खरीदी, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, ये सब आपका क्या हो गया, एसेट्स बढ़ाएगा। नहीं तो
लाइबिलिटीज क्या होंगी, कम होंगी। लाइक आपने रीपेमेंट कर दिया लोन, आपके सर पे कोई कर्जा था, आपने उसको लौटा दिया, तो वो कैसे एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कर्जा लौटा है तो खर्चा हो गया, लेकिन खर्चा होने के साथ साथ आपकी लाइबिलिटीज भी कम हो गई, इसीलिए इसको क्या मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट्स, ना ही कोई एसेट सरकार की क्रिएट हो रही है, ना ही कोई लायबिलिटी सरकारी कम हो रही है, फ्री फंड खर्चा। ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इंटरेस्ट पेमेंट, गिफ्ट डोनेशन, चैरिटी, है ना, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस ऑन डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट मशीनरी है, मशीनरी एसेट है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डिफेंस की सर्विसेज पे खर्चा किया है, वेज दिया है एम्प्लॉइज को, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करने में कुछ खर्चा किया आपने, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे कोई भी एसेट सरकार की ना क्रिएट हो रही है, ना ही कोई भी लायबिलिटी सरकार की कम हो रही है। तो ये रेकरिंग एक्सपेंस है, सरकार के डे टू डे एक्सपेंस है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? विच लीड्स टू रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की जो लाइबिलिटी वो कम हो गई, और क्रिएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की जो एसेट्स है वो क्रिएट हो गई। एग्जांपल, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन रीपे हो गया, रीपेमेंट ऑफ लोन, इक्विटी शेयर्स खरीदा आपने, है ना, किसी भी कंपनी का, और लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, मशीन पे खर्चा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, कॉलेज, ये जो सारा खर्चा है इससे सरकार की एसेट बनती है, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मोटा खर्चा है, बड़ा खर्चा है सरकार का। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट नॉर रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी। ध्यान रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का ऐसा एक्सपेंडिचर है विच डू नॉट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट्स, ना ही कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है और ना ही कोई लायबिलिटी कम हो रही है, यानी ऐसा खर्चा सरकार का फ्री फंड का। But capital expenditure, these are those expenditure of the government which leads to creation of assets or reduction of any liability. सरकार की assets create हो रही है या liability को reduce किया जा रहा है। अगर नेचर की बात करूं, these are recurring in nature, ये बार बार होने वाला है, और these are non recurring in nature, ये कभी कभी होने वाला है। अगर पर्पस की बात करें, these are incurred on normal functioning of the government, ये सरकार की नॉर्मल फंक्शनिंग पे, इसका मेन पर्पस क्या है कि देश आराम से चले, और दीज आर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड ग्रांटिंग लोन, यहाँ पे सरकार एसेट्स एक्वायर करती है या लोन देती है। किसी को अगर आप लोन दे रहे हो ना, तो ये भी एक तरीके का कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? लोन दे रहे हो तो खर्चा हो रहा है, इसीलिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन किसी को लोन दोगे तो वो लोन तुम्हारी बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, ना कि लायबिलिटी में, तो एसेट्स क्रिएट हो रही है। मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूं तो भी एसेट आ रहा है, मैं किसी को लोन दे रहा हूं ना, वो भी मेरे बैलेंस शीट में लोन्स एंड एडवांसेस करके एसेट साइड दिखेगा। सो दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल की बात करें, इंटरेस्ट पेड किया, सब्सिडीज पेड किया है, ठीक है, सब्सिडीज गिवन है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, डोनेशन, पेंशन, चैरिटी, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई एसेट क्रिएट नहीं होती सरकार की, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग, रीपेड लोन्स या लोन गिवन, ये सारी की सारी चीजें क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें ये दो चीज है बस। ओके, सो बजट तीन टाइप का होता है, बैलेंस बजट या इक्विलिब्रियम बजट, जहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होते हैं, सरकार की जो भी रिसीट्स है, जो भी पेमेंट है, वो दोनों आपस में बराबर है, उसको बोलते हैं बैलेंस बजट या इक्विलिब्रियम इन बजट। दूसरा है सरप्लस बजट, जहां सरकार की रिसीट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। तीसरा डेफिसिट बजट, सरकार के खर्चे ज्यादा है और कमाई कम है, इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, एक्सेस डिमांड है, तब सरकार जनता से ज्यादा पैसे वसूलती है, सरकार अपने रेवेन्यू को बढ़ाती है ताकि जनता ज्यादा पैसे वसूले, जो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन के टाइम पे सरकार सरप्लस बजट बनाती है। जबकि कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो सरकार खर्चा ज्यादा करती है और अपनी रिसीट्स को कम रखती है। सरकार उस सिचुएशन में डेफिसिट बजट बनाती है। ये आपने पढ़ा भी था फिस्कल पॉलिसी के अंदर, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करती है, देखो एक्सपेंडिचर कम है, और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, देखो एक्सपेंडिचर ज्यादा है। इसी को पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक वेलफेयर वर्क्स पे जो खर्चा है, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं।
लेकिन जो बजटरी डेफिसिट है इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। बजट तीन टाइप का है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। फिर जो डेफिसिट बजट है वो फर्दर तीन टाइप में आ गया, डेफिसिट आर ऑफ थ्री टाइम्स। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को ही हम क्या कहते हैं, बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट कहते हैं। तीसरा प्राइमरी डेफिसिट है, इसको नेट फिस्कल डेफिसिट भी कहा जाता है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को पे कर देंगे, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे जो भी इंटरेस्ट पेड किया है, तो वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, बोरोइंग्स है, और प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। सो बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। फिर बजटरी डेफिसिट के फर्दर तीन पार्ट है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग है, और बोरोइंग में से इंटरेस्ट घटा देंगे तो क्या जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। चलते हैं और डिटेल में देखते हैं। सो रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ऑब्वियसली डेफिसिट है तो खर्चे ज्यादा होंगे किससे, रिसीट से। अब ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अगर कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ध्यान समझना। रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड टू रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी रेवेन्यू रिसीट्स है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं सरकार के, ठीक है, ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस। हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट ईदर टू कट इट्स एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू डेफिसिट हाई है तो सरकार को एक वार्निंग सिग्नल मिलता है, या तो अपने खर्चे कम करे या तो टैक्सेस को जो है वो बढ़ा ले। लेकिन जो लेस डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग नेशन है लाइक इंडिया, बहुत मुश्किल है कि गरीब लोगों को बोलो कि आप टैक्स पे करो, भैया उनकी इनकम ऑलरेडी कम है, इंडिया में बहुत गरीबी है, कहां से टैक्स वसूल होगा इनसे। इस सिचुएशन में सरकार को क्या करना पड़ता है, हाई रेवेन्यू डेफिसिट हो जाती है तो उसको कवर करना पड़ता है बोरोइंग से। देखो यार, इंडिया अभी बन रहा है, आजादी के 100 साल तक पूरे नहीं हुए अभी, तो यार इस सिचुएशन के अंदर सरकार इंडिया में खर्चा करेगी, सड़क, बिजली, पानी, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो पहुंचाएगी गरीबों तक। तो सरकार खर्चा तो कम नहीं कर सकती, और क्योंकि गरीब बहुत ज्यादा है तो उनसे टैक्स भी नहीं वसूल सकती। तो सरकार, अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है, सरकार उसको कैसे ठीक करेगी, पेपर में सवाल कई बार पूछा गया है। रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करते हैं बोरोइंग से और डिसइन्वेस्टमेंट से। बोरोइंग से लायबिलिटी बन जाती है सरकार की, जबकि डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार की एसेट्स कम हो जाती हैं, राइट। सेकेंड इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ध्यान रखना, इसको बोरोइंग्स कहा जाता है, इट रेफर्स टू द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसीट्स को घटा दूं तो उसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। लेकिन टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स अगर मैं घटा दूं, भाई टोटल रिसीट्स के अंदर मैं सब कुछ लूंगा बोरोइंग को छोड़कर, फिर उसको घटाऊंगा टोटल एक्सपेंडिचर से, तो जो ये आएगा उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। So fiscal deficit is equal to borrowings of the government. Fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipts excluding borrowings. ठीक है, so fiscal deficit is equal to total expenditure minus revenue receipts minus capital receipts excluding borrowing. Fiscal deficit is equal to total expenditure को आपने क्या लिख दिया, revenue expenditure plus capital expenditure. Revenue receipt तो ये रहा RR revenue receipt. अब जो capital receipt excluding borrowings है, मतलब capital receipt के अंदर तीन चीजें आती हैं, recovery of loan, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग छोड़ दो। भाई देखो, टोटल रिसीट्स के अंदर आता है रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस टोटल रिसीट्स में से रेवेन्यू रिसीट घटाओ और कैपिटल रिसीट के तीन कंपोनेंट होते हैं, बोरोइंग को छोड़कर इन दोनों घटा दो क्योंकि बोरोइंग को एक्सक्लूड करना था। एक और स्पेशल फॉर्मूला है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटेड डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब आपको बजटेड डेफिसिट दिया होगा और बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी भी दिया होगा। दोनों अगर दिया गया है तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो बजटेड डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी के बराबर होगा। प्लीज उसको खाली बोरोइंग्स से कंपेयर मत करना कि सर यही फिस्कल डेफिसिट, नहीं, अगर ये गिवन है तो इन दोनों को जोड़ोगे तभी फिस्कल डेफिसिट आएगा। और जो ये फॉर्मूला है ना वो इसी से बना है, ऐसा कुछ अलग फॉर्मूला नहीं, मैं बता देता हूं आपको। बजटेड डेफिसिट मतलब क्या हो, टोटल एक्सपेंडिचर
माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है, इसके अंदर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स है, मतलब बोरोइंग माइनस है और इसके अंदर बोरोइंग प्लस है, तो माइनस प्लस कट जाएगा बोरोइंग, तो यही फॉर्मूला वो बन जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस रिकवरी ऑफ लोन माइनस डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग यहाँ माइनस का था, ठीक है, बजट डेफिसिट में तो आता है बोरिंग, और ये बोरिंग प्लस, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली यही फॉर्मूला बन गया। आप कॉपी पे लिख के भी ट्राई करके देख सकते हो। तो ये होगा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशंस क्या है? अगर आप ज्यादा उधार ले लोगे तो होगा क्या? इट कॉजेज इन्फ्लेशन, महंगाई बन जाएगी। इट कॉजेज इन्फ्लेशन, अगर आप ज्यादा उधार ले लोगे तो महंगाई बढ़ेगी। सीधी सी बात है, सरकार उधार लेके पैसे को कहाँ इंजेक्ट करेगी? कंट्री के अंदर ही डालेगी ना, तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस, फॉरेन कंट्री पे हमारा डिपेंडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हम उधार लेंगे जिस देश से, उस देश पे डिपेंड होते चले जाएंगे, उनकी बात माननी पड़ेगी। चाइना यही तो करता है, डेट डिप्लोमेसी पॉलिसी चाइना यूज करता है। डेट को देता चला जाता है, उधार देगा आपका, आप उन पे डिपेंड हो जाओगे, फिर आपकी कंट्री की जमीन जो है वो हथिया लेगा। अगर आप उधार लेते हो तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी इकट्ठा हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर लोन को पे करने का विद इंटरेस्ट। और इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज इंक्रीज इन बोरोइंग्स। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो बोरोइंग्स भी बढ़ेगा, विच अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट, जिससे इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। इसको डेट ट्रैप भी बोलते हैं। भाई अगर आपने फिस्कल डेफिसिट आपका ज्यादा हो गया, आपने ज्यादा उधार लिया, ज्यादा उधार लिया तो आपका ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। और अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो ऑब्वियसली जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो व्हाइल फिस्कल डेफिसिट शोज बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, ऑन द अदर हैंड प्राइमरी डेफिसिट शोज बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहां पे भी इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दिया जाता है प्राइमरी डेफिसिट के अंदर। नेक्स्ट, बजट के दो ब्रॉड कंपोनेंट हैं, बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर। बजटरी रिसीट्स का फॉर्मूला है रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का टैक्स प्लस नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रिसीट फीस, फाइन, पेनाल्टी, स्किट, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी जो भी है सर, गवर्नमेंट कंपनी से जो इनकम आ रही है वो। कैपिटल रिसीट के अंदर तीन चीज है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग। और बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारे के सारे फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मुलों के बेसिस से बनते हैं न्यूमेरिकल्स। अब ध्यान रखना, बैलेंस बजट मैंने बता दिया, टीआर टी के बराबर है, सरप्लस टीआर ज्यादा, डेफिसिट टी ज्यादा, और रेवेन्यू डेफिसिट आर ई माइनस आर आर। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, या टोटल एक्सपेंडिचर के बदले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं। टोटल रिसीट में रिकवरी ऑफ मतलब रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग नहीं लेना क्योंकि साफ लिखा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और फिस्कल डेफिसिट का एक और फॉर्मूला है बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। और प्राइमरी का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये सारे के सारे क्लास फॉर्मूले हैं, ये आपको अच्छे से लर्न रखना है। अब इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से समझना। पेपर में 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, मे बी 1 नंबर में भी आ जाए। रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला पेपर में आरडी मत लिखना, पूरा का पूरा लिखना, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्टकट अपना रहा हूँ वन शॉट में, लेकिन आप इसको पूरा लिखना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है 80 माइनस जो रेवेन्यू रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स नहीं पता है तो टैक्स प्लस नॉन टैक्स। तो टैक्स कितना है? 47 प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू ये 10, तो 57। तो भाई यहाँ पे 23 आपका आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। 80 में से 57 जाएगा तो 23। सेकेंड है फिस्कल डेफिसिट। बोरोइंग्स आपको दे ही रखा है, तो जो फिस्कल डेफिसिट है वही बोरोइंग्स होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स इज इक्वल टू 32। फिर आपको निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है? 32 माइनस जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो है 20। 32 में से 20 गया तो कितना आ गया? 12। 32 माइनस 20 तो ये आ गया आपका 12, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया और प्राइमरी डेफिसिट हो गया। दीज 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट कैन बी आस्क्ड इन वन क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेकंड, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट। अब यहाँ पे ना कुछ और चीज पूछा है, तो ध्यान से अच्छे से समझना क्या है ये।
देखो यहाँ पे सबसे पहला फिस्कल डेफिसिट तो बोरोइंग्स है जी। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ लिया है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके अलावा जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 5,000 है, रेवेन्यू रिसीट ये हो गया 6,000 का। अच्छा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, मतलब ये जो कैपिटल रिसीट है ना, पता है किस किस के सम के बराबर है? रिकवरी ऑफ लोन प्लस डिसइन्वेस्टमेंट, इसके सम के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो एक ही ऐसी कैपिटल रिसीट होती है जो डेट क्रिएटिंग होती है, वो बोरोइंग्स। बोरोइंग्स डेट क्रिएटिंग होता है, आपको बोला नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल, तो बोरोइंग को छोड़कर बाकी जो दो है वो नॉन डेट क्रिएटिंग है। तो ये हो गया 12,000 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें नहीं पता, तो आप एक काम करो, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला लगाओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है यहाँ पे? 9,000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे नहीं पता कितना है, रेवेन्यू रिसीट मुझे पता 6,000 है, तो 6 उधर भेजोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आ गया आपका? 15,000। तो टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 15,000 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं पता क्योंकि वो तो निकालना है, ठीक है। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, माइनस टोटल रिसीट, इसके अंदर आता है रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट दे रखा है आपको 6,000, माइनस ये पूरा का पूरा रिकवरी ऑफ लोन डिसइन्वेस्टमेंट दोनों घटा दोगे, मतलब नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो इसे सॉल्व करते हैं अब जरा, और ये हो गया आपका 12,000, ये 15,000, और ये माइनस का 1,000 आएगा, 13,000 इधर आ जाएगा जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब आप अगर देखोगे ना तो 15,000 माइनस 6 माइनस 10, तो 15 में से 6 गया 9, 9 में से 10 अगर चला गया तो ये होगा माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया आपका 13,000। पूछा टोटल एक्सपेंडिचर, सो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 13,000 का है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 15,000 का है, तो 15 प्लस 13 कितना? 28,000 का आपका क्या आ गया? टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। अगला है इंटरेस्ट पेमेंट निकालना है, तो बहुत ही आसान है। प्राइमरी डेफिसिट आपको दे रखा है 5,000, और प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? इंटरेस्ट पेमेंट किस डेफिसिट के अंदर आता है? प्राइमरी का। तो प्राइमरी के अंदर आता है, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लगाओ, फिस्कल डेफिसिट वो भी आपको दे रखा है 12,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट को उधर भेज दो, 5 को इधर भेज दो, 12 में से 5 गया, 7,000 का आपका आ गया इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, सो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप एक बार ट्राई कर लेना, एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, या सीबीएसई का ही क्वेश्चन है ये। आपको रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी तीनों निकालना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100 और रेवेन्यू रिसीट है 80, तो ये पहला आंसर आ गया 20। जो फिस्कल डेफिसिट है वो बोरोइंग्स के बराबर है, लेकिन बोरोइंग यहाँ गिवन नहीं है, तो हम फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लगाएंगे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स। नेट ऑफ बोरोइंग्स भी हो सकता है या एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स भी लिख लो, वो बात बराबर है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा रेवेन्यू प्लस कैपिटल, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100 और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 110, तो ये होगा 210। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 110, 210 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो कितना है? 80 माइनस कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स, तो ये रहा कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग्स यानी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स 95। तो 210 माइनस 80 माइनस 95, चेक करते हैं, 210 माइनस 80 माइनस 95, 35। तो ये 35 जो आ गया, ये आ गया आपका प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट। और आपको क्या निकालना है? प्राइमरी। तो थर्ड भी निकाल लेते हैं जो कि बहुत आसान है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है यहाँ पे है? 35 है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो है 10, तो आंसर आ गया 25, ठीक है। तो पहला हो गया रेवेन्यू डेफिसिट 20, फिस्कल डेफिसिट 35, प्राइमरी डेफिसिट आ गया 25। लिख लो, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। If budgetary deficit is 50,000 crores, borrowings are already 14,000. How much will fiscal deficit? देखो मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले ही, अगर कभी भी आपको
बजटरी डेफिसिट गिवन हो और बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज गिवन हो, तो आप दोनों को जोड़ोगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। एक नंबर में क्वेश्चन है, दोनों को आपने ऐड करना है, आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा जो कि बनेगा 64,000 करोड़। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। फाइंड बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट इफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज 15,000 विच इज 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बोरोइंग्स निकालना है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है। जो इंटरेस्ट है वो 15,000 है, इंटरेस्ट जो है, और जो 15,000 है ये 25% है किसका? प्राइमरी डेफिसिट का। तो उधर भेज दो 1/4, 60,000 आ गया प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया? 60,000। अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और फिस्कल डेफिसिट ही तो बोरोइंग्स है ना? पूछा क्या है? बोरोइंग्स यानी फिस्कल डेफिसिट। तो प्राइमरी कितना आ गया? 60, फिस्कल निकालना है, इंटरेस्ट कितना है वो तो खुद ही दे रखा 15,000, तो फिस्कल डेफिसिट वुड बी 75,000। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने। फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है? फॉरेन करेंसी को खरीदने का जो रेट होता है ना, उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। डॉलर का जो रेट है उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। मान लेते हैं 85 रुपीज है, तो 85 रुपीज अगर हम देंगे अपनी करेंसी में, 85 यूनिट्स को देंगे, तो उनकी करेंसी का 1 यूनिट हमको मिलेगा। दिस एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। Foreign exchange rate refers to the rate at which 1 unit of foreign currency can be exchanged for the number of units in domestic currency। तो डोमेस्टिक करेंसी में कितनी यूनिट्स को आप दोगे फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट को पाने के लिए, इस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। या फिर इट इज द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट, 1 यूएस डॉलर को पाने के लिए जो आईएनआर में हम पेमेंट करते हैं इंडियन रुपीस में, इस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। मान लेते हैं $83 का है, तो $1 मिलेगा 83 रुपीस का, यानी कि 1 रुपए में 1/83 पार्ट ऑफ डॉलर हमको मिल जाएगा। राइट, दिस एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट ना 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। इन तीनों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये वो एक्सचेंज रेट सिस्टम है जहां पे कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना, वो एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है, यानी कि सरकार डिसाइड करेगी कि भाई उनकी करेंसी की अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी। और पुराने जमाने में ये हुआ करता था, आज की डेट पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं चलता है, आज फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर एक्सचेंज रेट को कौन डिसाइड करता था? गवर्नमेंट। और ये क्या होता था? फिक्स होता था। इसके 2 वेरिएबल्स है। पहले गोल्ड में एक्सचेंज रेट सेट होता था, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बिफोर 1920s गोल्ड वाज टेकन एज अ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्री, यानी कि गोल्ड को कॉमन यूनिट लेते थे और गोल्ड के थ्रू ही हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करती। जैसे मान लो यूके ने सेट कर दिया कि 1 यूके पाउंड के लिए 4 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा। अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि हमारा जो डॉलर है उसके लिए 2 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा। इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि भी हमारा 1 रुपए पाने के लिए 1 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा। ये बहुत पहले की बात बता रहा हूं, आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत बहुत ज्यादा है, बट उस टाइम पे इतनी नहीं थी और हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में डिसाइड करती थी। ईच कंट्री वाज टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी वाज फिक्स कंसीडरिंग द गोल्ड वैल्यू। एग्जांपल, 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। देन 1 यूके पाउंड जो है वो 2 यूएस डॉलर के बराबर हो गया अल्टीमेटली, ये 4 ग्राम गोल्ड हो गया। ठीक है, मतलब 2 ग्राम गोल्ड हो गया, ये भी 2 ग्राम गोल्ड हो गया, तो बराबर बराबर 1 पाउंड यानी कि $2। ठीक है, एक्सचेंज रेशियो बिटवीन यूके एंड यूएस, और इसको बोलते हैं मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या फिर मिंट पैरिटी भी बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को। उसके बाद आया ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज।
दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग यूएस डॉलर को ना कॉमन यूनिट मान लिया एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कंट्री। हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर में बताएगी, इसीलिए डॉलर का इतना प्रचलन है और डॉलर करेंसी की जो डॉलर है वो वैलिड भी होता है मोस्टली कंट्री में। डिफरेंट करेंसीज आर रिलेटेड टू वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। ईच कंट्री वाज टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ डॉलर। हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में बताएगी तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। हर कंट्री की गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर के कंटेक्स्ट में बताएगी तो उसे बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसको एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज या पैगिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट मार्केट डिसाइड करे, मार्केट में होने वाले उस करेंसी की डिमांड कितनी है, उस करेंसी की सप्लाई कितनी है, उस बेसिस पे अगर एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। It is the rate which is determined by the demand for and supply of different currency in foreign exchange market. In other words, flexible exchange rate is determined by the market forces. The exchange rate at which demand for foreign currency is equal to supply for foreign currency is called equilibrium rate of exchange, normal rate of exchange या par rate of exchange. It is a flexible rate because it tends to change in accordance with the changes in the demand and supply of different currencies in the foreign exchange market. तो foreign currency की डिमांड और सप्लाई फैक्टर को डिसाइड करते हुए जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है उस रेट को बोलते हैं पार रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां पे रेट चेंज होता रहता है। आज की डेट पे डॉलर का वैल्यू बढ़ता है घटता है, वो फ्लेक्सिबल रेट चल रहा है इसीलिए चेंज होता है। पहले चलता था फिक्स रेट कि सरकार ने फिक्स कर दिया भैया वो ऊपर नीचे नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम या फिर डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं उसको, और ये एक ऐसा रेट ऑफ एक्सचेंज है ना जो मिक्स है, पहले और दूसरे का क्या है, मिक्स है। इट इज ए सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्स ही एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है मार्केट में होने वाले डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। बट व्हेन डोमेस्टिक करेंसी इज हैवीली डेप्रिशिएटिंग, जब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है ना वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवेंस टू प्लेस सम इन्फ्लुएंस ऑन द एक्सचेंज रेट। तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करता है सो दैट इट रिमेन्स विद इन द डिजायर लिमिट, ताकि वो लिमिट्स के अंदर रहे। इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग, इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेल करता है फॉरेन एक्सचेंज को इंटरनेशनल मनी मार्केट में so that supply of foreign exchange increases, ताकि फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाए। मैनेज फ्लोटिंग इज अ हाइब्रिड ऑफ अ फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। अब ये सिस्टम है क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं। $1 जो है वो 50 रुपए का है, फिर बढ़ के हो गया 60, फिर बढ़ के हो गया $70, फिर डॉलर बढ़ के हो गया 80। यानी कि हमारी कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है ना वो दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। पहले 50 रुपए देना पड़ता था $1 के लिए, आज उसी डॉलर के लिए 60 पे करना पड़ता है, फिर 70, फिर 80, और इस तरह से हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू ना गिरती चली जा रही है। अब ये रेट डिसाइड कैसे हुआ? फ्लेक्सिबल तरीके से, ठीक है, यानी कि डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये रेट डिसाइड हुआ। लेकिन हमारी कंट्री करेंसी की वैल्यू घटती चली जा रही है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस करेगा इसको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? डॉलर की जो सप्लाई है ना वो बढ़ा देगा, और किसी भी चीज की सप्लाई अगर बढ़ती है ना उसका प्राइस कम हो जाता है। जिस चीज की सप्लाई बढ़ रही है, ज्यादा बन रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ये है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फिक्स एक्सचेंज सिस्टम का मिक्स, जहां पे ये जो करेंसी की वैल्यू है मार्केट ही डिसाइड करेगा, लेकिन आरबीआई इन्फ्लुएंस करेगा उसको, आरबीआई इंटरवेंशन करेगा इस प्रोसेस में और सप्लाई बढ़ाएगा फॉरेन करेंसी की, ताकि हमारी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू इतनी और ना घटे। आगे बहुत दिक्कत हुई, सरकार को कोई भी सामान खरीदना होगा पहले 50 रुपए देना पड़ता, आज 80 रुपए देना पड़ रहा है, तो सरकार को नुकसान ना हो इसलिए मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे आरबीआई सेल करता है फॉरेन एक्सचेंज को इंटरनेशनल मनी मार्केट में, सो दैट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस। सप्लाई बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट लिमिट के अंदर, कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। मैनेज फ्लोटिंग को हाइब्रिड कहा जाता है, यानी कि मिक्स ऑफ फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अच्छा, अब जो आपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ा उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी सिलेबस का पार्ट है, तो आप ध्यान से समझना।
देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट सिस्टम है जहां पे एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाता है बाई गवर्नमेंट। अब सरकार एक्सचेंज रेट को अगर फिक्स कर देगी तो फायदा क्या होगा? स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगा। प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा, क्योंकि डर नहीं रहेगा किसी को कि भाई एक्सचेंज रेट घट जाएगा, कल को बढ़ जाएगा, वो फिक्स है। दूसरा, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को रोकता है, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे एक्सचेंज रेट को तुरंत बढ़ा दी जाए, अपने फायदे के लिए घटा दी जाए, ऐसी कोई भी सट्टेबाजी को रोकता है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, वो इसलिए क्योंकि एक्सचेंज रेट पहले एक्सचेंज किसके थ्रू होता? गोल्ड के थ्रू। तो सारा गोल्ड एक्सचेंज में लग जाता था, डॉलर को खरीदने में, पाउंड को खरीदने में, जिसकी वजह से होता क्या था कि आरबीआई नोट नहीं छाप पाता था। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हमारी कंट्री में एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता है जहां पे हमारी गवर्नमेंट को ना गोल्ड देना पड़ता है आरबीआई को, एक परसेंटेज जितने के नोट छापने, मान लो 1000 करोड़ रुपए छापने हैं तो उसके लिए एक प्रोपोर्शनेट गोल्ड आरबीआई को देना पड़ता है। जब सारा गोल्ड एक्सचेंज रेट में आपका चला गया, वहां के लिए ब्लॉक हो गया फॉरेन करेंसी को खरीदने में, तो अब आरबीआई को गोल्ड नहीं दे पाओगे नोट छापने के लिए, आरबीआई नोट कम छापेगा, नोट कम आएगा सर्कुलेशन में, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो फिक्स एक्सचेंज रेट से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होता है। घाटा क्या है? बहुत सारा गोल्ड चाहिए रिजर्व एक्सचेंज के लिए, सरकार कैसे डिसाइड करे ये पता करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी भी समस्या आती थी, कोई कंट्री कहता था इन्होंने अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू ज्यादा कर दी है या कम कर दी, जान के अंडर या ओवर वैल्यूएशन कर दी है, तो ऐसी प्रॉब्लम फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में आती थी। लेकिन फ्लेक्सिबल का फायदा क्या हुआ? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जहां पे डिमांड और सप्लाई को देखते हुए एक्सचेंज रेट को डिसाइड किया जाता है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल है कि इक्विलिब्रियम रेट को डिसाइड किया जा सके। जहां फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई बराबर है, उस रेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। यहां पे कोई गोल्ड की जरूरत नहीं है, मार्केट फ्री है, कोई अनवांटेड कंट्रोल सरकार का नहीं है, ना ही कोई अंडर और ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम पहले यहां पे थी वो आज इसका सॉल्यूशन बन गई। लेकिन घाटा क्या है? इनस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है मार्केट के अंदर, रेट फ्लक्चुएट होता है। आज डॉलर 83 का है, कल को 93 का हो सकता है, परसों 83 का फिर पहुंच सकता है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, सट्टेबाजी होती है, लोग सस्ते में खरीद के होल्ड करते हैं, बाद में महंगे बेचते हैं, जैसे गोल्ड के लिए करते हैं लोग। क्रिएट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, अब गोल्ड की जरूरत है नहीं एक्सचेंज के लिए, तो आरबीआई को दबादब गोल्ड देती है सरकार, नोट छापती है, नोट देश में आएगा, पैसा बनेगा, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा। और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में रिस्क रहता है, भाई कल को रेट घट जाए बढ़ जाए, तो भैया एक रिस्क रहता है फॉरेन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कि रेट जो है वो चेंज होता है यहाँ पे। इसलिए आप फॉरेन करेंसी की डिमांड करते क्यों? वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड? तुम्हें क्यों चाहिए डॉलर? मुझे क्यों चाहिए डॉलर? तुमको आईफोन खरीदना है बाहर से, नया मॉडल खरीदना आईफोन का, तो भैया उसके लिए तुम बाहर से खरीदोगे आईफोन, तो तुम तो खरीद लोगे दुकानदार से पैसे देके, इंडियन करेंसी देके, लेकिन दुकानदार तो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है डॉलर देके, इसीलिए डॉलर की डिमांड जो है वो होती है। तो वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज? सबसे पहला जो है यहाँ पे, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, बाहर कंट्री से सामान खरीदने के लिए हमें उनकी करेंसी की डिमांड जरूरत पड़ती है, इसीलिए डॉलर की डिमांड होती है। एसेट्स, अगर आपको अमेरिका में घर लेना है, जमीन लेना है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, बाहर से बॉन्ड खरीदना है, तो तुम्हें डॉलर चाहिए। इंटरनेशनल लोन तुम्हारे ऊपर है, उसको पे करने के लिए डॉलर चाहिए। गिफ्ट डोनेशन चैरिटी देना है बाहर कंट्री को, तो डॉलर चाहिए। और फॉरेन करेंसी की जरूरत तब भी पड़ती है जब आप फॉरेन टूर लेते हो। अगर आप फॉरेन टूर लोगे तो आपको पता है जिस देश का टूर लोगे उस देश की करेंसी की जरूरत आपको पड़ेगी, वहां पे वही खर्च करोगे, रुपए तो खर्च करोगे नहीं। और ये है डायग्राम, यहां पे रखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहां रखते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ये बिल्कुल डाउनवर्डली स्लोपिंग है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज इतना, डिमांड इतना, फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसी बढ़ा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बढ़ा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड और कम हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर घटता है तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है। यानी कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल सेम वैसे ही आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है, किसी भी चीज की जो डिमांड है और उसका जो प्राइस है उसके बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा।
बढ़ेगा। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। तो वो एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगला, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता कैसे? देखो, डिमांड जब हम करते हैं ना तो फॉरेन करेंसी देश से बाहर जाता है। मुझे घूमना है अमेरिका में, मुझे वहां जमीन खरीदनी, सामान खरीदना है वहां पे, तो वो बाहर जा रहा है फॉरेन करेंसी। लेकिन सप्लाई, जब फॉरेन करेंसी आएगा कंट्री के अंदर, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, व्हाई फॉरेन एक्सचेंज सप्लाइड और व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सोर्सेस क्या क्या है? सबसे पहला, एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं बाहर माल बेचूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, तो मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, अगर बाहर कंट्री से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर कंट्री से इंडिया में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसे लेके आएंगे। गिफ्ट है, डोनेशन है, रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस हम रिसीव कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी आएगा। और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो कम्स व्हेन फॉरेन टूरिस्ट कम्स इनटू होम कंट्री। जब फॉरेन टूरिस्ट आएंगे देश के अंदर तो भी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब आएगा, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास आएगा। तो ये सारे के सारे सोर्सेस है ऑफ सप्लाई कि इन सोर्सेस से हमारे पास पैसा आएगा। बाहर से लोग इन्वेस्ट करेंगे, डोनेशन देंगे, चैरिटी देंगे, घूमने आएंगे टूरिस्ट, ठीक है, या हम उनको सामान बेचेंगे, सर्विस देंगे, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा। और सप्लाई का डायग्राम जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, $1 50 का था, आज $1.53 का हो गया। तो पहले 50 आता था हमारे पास, अब कितना आएगा? 53। यानी कि रेट जो है फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया तो फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो हम चाहेंगे ज्यादा हो। 53 पे हमारे पास ज्यादा डॉलर आया एज कंपेयर टू 50। महंगी चीज हम चाहते हैं ज्यादा आए हमारे पास। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है फॉरेन एक्सचेंज रेट में और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे प्रोडक्ट में प्राइस में और प्राइस के प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट के प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता था ना, थियोरी ऑफ सप्लाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 पढ़ा होगा आपने, वही है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। ध्यान रखना, मैं आपको जो बता रहा हूं कि डिमांड में और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है, सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहां पे मैं प्राइस का इंपैक्ट दिखा रहा हूं डिमांड पे, यहां पे मैं प्राइस का इंपैक्ट दिखा रहा हूं सप्लाई पे, कि प्राइस के बढ़ने से उसका असर डिमांड पर क्या होगा, प्राइस के घटने से उसका असर डिमांड पर क्या होगा, वो इनवर्स है। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? सप्लाई बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस घटेगा तो उसका असर सप्लाई पे क्या होगा? यानी कि जो प्राइस का इंपैक्ट है डिमांड पे वो क्या होगा, प्राइस का इंपैक्ट है सप्लाई पे वो क्या होगा। तो वो यहां पे डायरेक्ट है और वो यहां पे क्लास इनडायरेक्ट है। यानी कि प्राइस का जो इंपैक्ट है डिमांड पे क्या होगा, प्राइस का इंपैक्ट सप्लाई पे क्या होगा, वो ये मैं यहां बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, डिमांड का इंपैक्ट प्राइस पे क्या होगा वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, बिल्कुल अपोजिट है। सप्लाई का इंपैक्ट प्राइस पे क्या होगा वो अलग टॉपिक है। मैं यहां वो बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्राइस अगर बढ़ता घटता है तो उसका असर डिमांड पे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो उसका असर सप्लाई पे क्या होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई आपस में बराबर होती है, वो रेट यहां मान लो 50 रुपए है, तो ये जो 50 रुपए है इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज यहां पे आएगा, यहां आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर है उसको बोलते हैं पार या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इट इज अ रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल। इन द गिवन डायग्राम यहाँ पे वही है, एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, डी डी डिमांड कर्व है, ऐसे सप्लाई कर्व है, और पॉइंट ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड डी डी इज इक्वल टू सप्लाई एस एस, ओ आर इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ओ क्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इस तरह से आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हो 3-4 लाइन लिख के, तो आपका आंसर भी लेंदी हो जाएगा और अच्छे नंबर भी मिलेंगे।
मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कह लो या एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी कह लो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, अगर इंडिया जीत जाती है तो अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया हार जाती है, और ऑस्ट्रेलिया अगर जीत जाती है तो अल्टीमेटली इंडिया हार जाती है, राइट। सो डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहो, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, कमजोर हो गई, या एप्रिशिएशन कहो फॉरेन करेंसी का, बात बराबर है। ध्यान समझना, it refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency। फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हियर डोमेस्टिक करेंसी इज लेस वैल्यूएबल, यहाँ पे जो हमारी करेंसी है ना वो लेस वैल्यूएबल है, वो कमजोर है। $1 मान लो 83 रुपीज का है और अब $1 85 रुपीज का हो गया, मतलब हमारी करेंसी कमजोर हो गई। पहले मुझे 83 रुपीज देना पड़ता था, अब मुझे 85 रुपीज देना पड़ रहा है, तो इसलिए हमारी करेंसी कमजोर हो गई, मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे सेम अमाउंट ऑफ डॉलर के लिए, ठीक है। इन द अबव एग्जांपल इंडियन रुपी इज लेस वैल्यूएबल, इन ओल्ड स्टेज 83 रुपीज वर रिक्वायर्ड टू बाय $1 एंड in new stage to buy $1 we have to pay 85 rupees 56 paisa। this shows the condition of domestic currency is less valuable, उसको बोलते हैं depreciation of domestic currency। और यही उनकी करेंसी more valuable हो गई, वो $1 लेके आते हैं, 83 रुपए की शॉपिंग करते हैं, आज वो $1 लेके आएंगे 85 रुपीज की शॉपिंग करेंगे, तो उनकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई, हमारी करेंसी कमजोर हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है। टू रीजन बिहाइंड डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के दो रीजन है। पहला रीजन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, हम लोग डॉलर की डिमांड ज्यादा करते हैं इसीलिए हमारी करेंसी कमजोर हो जाती है, या फिर डॉलर की जो सप्लाई है वो कम है इसीलिए हमारी करेंसी जो है वो कमजोर हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन के दो रीजन है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, एक तो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ गई, और दूसरा फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो घट गई। इन दोनों रीजन की वजह से क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी के अंदर, ठीक है। An increase in demand for foreign exchange leads to rise in foreign exchange rate। जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। अभी सर आपने कहा था फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का नेगेटिव रिलेशनशिप है, अब कह रहे हो कि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। देखो मैंने पहले ही कहा था प्राइस का इंपैक्ट डिमांड पे अलग होता है, डिमांड का इंपैक्ट प्राइस पे अलग होता है। प्राइस बढ़ेगा किसी भी चीज का, डिमांड घटेगा। मानते हो महंगा होगा कम खरीदोगे, हाँ सर। लेकिन किसी भी चीज की डिमांड अगर बढ़ेगी तो सप्लायर उसका प्राइस बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ रही है प्राइस बढ़ा देगा। सर्दी आ रही है, हीटर का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, गर्मी में कौन पूछता है। तो यही है कि देखो ये रहा डिमांड और ये सप्लाई, ये बन गया इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर आप फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ा दोगे तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन जाएगा जहां पर नया डिमांड सप्लाई को कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो प्राइस क्या हो गया आपका, OR से OR डैश हो गया और क्वांटिटी OQ से OQ डैश हो गई। तो इक्विलिब्रियम प्राइस पहले OR था, OR डैश हो गया, यानी प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। So an increase in demand for foreign exchange leads to rise in foreign exchange rate. In the given diagram, demand increase from DD to DD dash and exchange rate increase from OR to OR dash। OR से OR dash बढ़ गया, यानी कि अगर आप फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ाओगे तो डिमांड बढ़ रही है इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा। $1 83 का था, अब 85 का हो जाएगा। अगर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, देखो ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, पॉइंट आ गया क्लेम। अब सप्लाई कम हो गई, सप्लाई पीछे चला गया, सप्लाई जो है वो कम हो गया, सप्लाई बैकवर्ड चला गया, तो जो नया सप्लाई है डिमांड को यहाँ कट करेगा E डैश, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो OR से बढ़कर क्या हो जाएगा, OR डैश हो जाएगा। तो यानी कि अगर सप्लाई कम होगा तो भी देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम रेट जो है देखो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि डेप्रिसिएशन होगा। और अगर डिमांड जो है ज्यादा करोगे तो भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये दोनों ही रीजन है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी के। हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं डॉलर का और सप्लाई कम आ रही है हमारे पास, तो भी एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, ध्यान से समझना, ठीक है। $1 पहले था मान लो 50 रुपए का, बेहतर समझने के लिए $1 अब हो गया 80 रुपीज का। पहले हम पढ़ाता था 50 रुपए का था, आज 80 रुपए का हो गया, ठीक है। तो अब $1 अमेरिका वाले आते थे $1 लेकर और हमारे यहाँ से 50 रुपए की शॉपिंग करते थे। हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 50 था, वो यहाँ से ले जा रहे हैं, मतलब हमने उनको बेचा, हमारा एक्सपोर्ट है। आज वो सेम डॉलर लेके आते हैं और हम हमारे यहाँ से 80 रुपए का माल लेके चले जाते हैं।
हमारी एक्सपोर्ट 80 हो गई तो एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है तो उसमें एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस, पहले उसका मतलब लिखोगे, फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मींस $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपी, $1 ज्यादा रुपए में एक्सचेंज कर सकते हो। सो विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर, उसी अमाउंट ऑफ डॉलर से मोर गुड्स कैन बी परचेज, ज्यादा गुड्स खरीद सकते हो इंडिया से। इट मींस एक्सपोर्ट टू यूएसए बिकम चीपर, यानी यूएसए को एक्सपोर्ट करना चीपर हो गया। दिस में रिजल्ट एन इंक्रीज इन इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएसए। तो यहाँ पे क्या है कि इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका के लिए बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज होगा। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता क्या है, उसके रीजन क्या है, और उसका एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। एक्सपोर्ट तो बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा उसका, राइट। इंपोर्ट पे इफेक्ट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट। पहले मुझे अमेरिका से कोई सामान खरीदना था $1 का, मैं 50 रुपए देता था। आज उसी के लिए मुझे 80 रुपए देना पड़ रहा है, तो भैया मैं इंपोर्ट कम कर पाऊंगा। समझ रहे बात को। पहले मुझे मान लो $1000 का आईफोन था, पहले एप्पल का आईफोन $1000 का था, अमेरिका से मंगाता था, 50 रुपए का $1 है, 1000 के हिसाब से 50,000 का मुझे आईफोन पड़ता था। आज डॉलर जो है वो कितने का हो गया, 80 का, तो मुझे 80,000 का पड़ेगा, तो मैं आईफोन कम खरीदूंगा, हमारा देश वहां से कम आईफोन खरीदेगा। सो एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा, और इंपोर्ट क्या होगा, घटेगा। किसकी वजह से, डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की वजह से। तो हमारे लिए जो इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए है ना, वो एक्सपेंसिव हो गया और हम इंपोर्ट कम करेंगे। दूसरा, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। पहले जो रुपए था वो 85 था और अब जो है वो 83 हो गया। पहले मुझे 85 रुपीज देना पड़ता, अब मुझे कम रुपीज देना पड़ता है, तो मेरी कंट्री करेंसी ताकतवर हो गई, स्ट्रांग हो गया। मतलब सेम चीज के लिए मैं कम पैसे दे रहा हूं, मतलब मेरे पैसों की पावर बढ़ गई। इसको बोलते हैं एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सेम चीज को बोलेंगे डेप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी कंट्री करेंसी ताकतवर हो गई तो उनकी कमजोर हो गई। It refers to increase in the value of domestic currency in terms of foreign currency. Example, $1 पहले 85 का था, अब वो 83 का हो गया। In the above example, Indian rupee is more valuable. जो इंडियन करेंसी है वो more valuable है। ओल्ड स्टेज में 85 पे करते थे टू बाय $1 एंड इन न्यू स्टेज टू बाय $1 वी हैव टू पे 83 ओनली। तो इसका मतलब हमारी करेंसी जो है वो मोर वैल्यूएबल हो गई। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और उनकी करेंसी में डेप्रिसिएशन हो गया। इसके भी दो रीजन है। इंक्रीज इन सप्लाई, बिल्कुल उल्टा, सप्लाई बढ़ गई और डिमांड हम नहीं कर रहे। अरे हमें नहीं चाहिए डॉलर, तो अपना डॉलर सस्ता हो जाएगा, और हम भर भर के अमेरिका का सामान खरीद रहे हैं तो डॉलर तो महंगा होगा ही। इंक्रीज इन सप्लाई, देखो ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, आगे इक्विलिब्रियम। अगर मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा, सप्लाई कर्व कहाँ जाएगा, राइट साइड। जैसे सप्लाई कर्व राइट साइड जाएगा तो ये रहा नया सप्लाई और ये डिमांड तो वही है। तो ये पॉइंट आ गया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो OR से OR डैश हो गया, यानी कि पहले OR ये होगा OR डैश, OR अब हो गया OR डैश, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया। दिस इज कॉल्ड, यानी कि पहले $1.50 का था, अब जो है वो 40 में ही मिल जा रहा है, कम हो गया, नीचे हो गया। दिस इज कॉल्ड एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी ताकतवर हो गई। इसको प्लीज रीवैल्यूएशन अकाउंट से कंपेयर मत करना, बढ़ रहा है तो एप्रिशिएशन, घट रहा है डेप्रिशिएशन। ये हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी ना, पहले 50 रुपए देते थे, अब 40 रुपए देते हैं, तो हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई। अच्छा, ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई इक्विलिब्रियम। अब डिमांड जो है वो कम कर रहे हैं, तो डिमांड कर्व कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो E डैश बनेगा नया पॉइंट, और इक्विलिब्रियम प्राइस देखो OR से क्या हो गया, OR डैश हो गया, घट गया। ठीक है। अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज लीड्स टू फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस डायग्राम में डिमांड जो है वो DD से D डैश शिफ्ट हो गया, तो एक्सचेंज रेट OR से फिर क्या हो गया, OR डैश हो गया। तो डिमांड को कम करना और सप्लाई को बढ़ाना, डिमांड कम सप्लाई बढ़ गया, ये दोनों रीजन है किसका, रीजन बिहाइंड एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का। ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। पहले $1 के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे, अब हमें 40 रुपए देने हैं। ठीक है। तो पहले अमेरिकन $1 लेके आते थे, 50 रुपए की शॉपिंग करते थे, हमारा एक्सपोर्ट 50 था, अब एक्सपोर्ट वो सिर्फ 40 कर पाएंगे। तो उनके लिए हमारे देश से सामान खरीदना थोड़ा महंगा हो गया। उनको पहले 50 रुपए का सामान खरीदते थे यहाँ से, अब सिर्फ 40 खरीद पाएंगे, तो एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया। हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, और एक्सपोर्ट से ही कनेक्शन है नेशनल इनकम का। कल को ये भी पूछ सकता है कि एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का नेशनल इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और नेशनल इनकम भी कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट इज सेल, सेल कम तो इनकम कम, इसीलिए एक्सपोर्ट के साथ नेशनल इनकम का कनेक्शन करते हैं, ना कि इंपोर्ट के साथ।
अच्छा, पहले मैं 50,000 का आईफोन खरीदता था, $1,000 का, अब मैं सिर्फ 40,000 में खरीद पाऊंगा, तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा क्योंकि वहां से खरीदना आसान हो गया। तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, उल्टा हो गया। जो डेप्रिसिएशन में था बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, एप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट या नेशनल इनकम। ठीक है, नाउ डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो गई, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर वहीं पे सरकार खुद अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को कम कर दे ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा हो, ज्यादा माल बिके, उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। इट रेफर्स टू फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें डीवैल्यूएशन होता है जब करेंसी की वैल्यू सरकार कम करती है। ये मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई की वजह से करेंसी की वैल्यू कम हुई, वो डेप्रिसिएशन है। ये सरकार के कंट्रोल में है, ये मार्केट में होने वाले डिमांड और सप्लाई के कंट्रोल में है। ये फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम में होता है जबकि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम में होता है। दोनों ही केसेस में करेंसी की वैल्यू घटती है। एक और केस है रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। रीवैल्यूएशन रेफर्स टू राइज इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम रेजिम। तो अगर फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम में अपनी करेंसी की वैल्यू सरकार बढ़ा दे तो रीवैल्यूएशन, घटा दे तो डीवैल्यूएशन, और फ्लेक्सिबल में बढ़े तो एप्रिसिएशन, घटे तो डेप्रिसिएशन। एक ऐसी मार्केट जहां पे फॉरेन करेंसीज को खरीदा और बेचा जाता है उस मार्केट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये वो मार्केट है जहां पे इस मार्केट की वजह से आप किसी भी कंट्री का जो करेंसी है वो खरीद और बेच सकते हो, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम क्या है? पहला, इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी। ये मार्केट है तभी फॉरेन करेंसी का पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रांसफर होता है। इट प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना वो आपको उधार देता है फॉरेन कंट्री में व्यापार करने के लिए। और हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। आज मैंने $1,00,000 का सामान खरीदा यूएस से, आज रेट है ₹80 का, तो मुझे पता है $1,00,000 का सामान खरीदा है, $1.80 का, मतलब 80 लाख रुपए का सामान मैंने यूएस से खरीदा है। अब कल को यूएस का ये रेट हो जाए 90, 3 महीने बाद मुझे पेमेंट करनी है, $1 की पेमेंट करनी है। 3 महीने बाद मैं एक्सचेंज कराने गया $1, तो मुझे पड़े 90 लाख रुपए, की रेट जो है आज वो 90 का हो गया। तो भैया ये तो फंस गए हम इस सिचुएशन में, हमें 10 लाख रुपए फालतू देना पड़ेगा क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया है। इस रिस्क को कवर करने के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे और पहले ही बुकिंग करा लेंगे, इस डॉलर को $1,00,000 80 रेट में बुक कर देंगे, 80 के रेट से, ताकि फ्यूचर में रेट कुछ भी हो हमें रेट 80 का ही मिले। दिस इज कॉल्ड हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या है? एक्सचेंज रिस्क को कवर करना। ये भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो टाइप का होता है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। डेली बेसिस पे तुम्हें फॉरेन करेंसी चाहिए तो तुम कहां जाओगे? स्पॉट मार्केट के अंदर। यहां पे डेली बेसिस पे अगर तुम्हें करेंसी चाहिए, इट इज अ मार्केट विच हैंडल स्पॉट और करंट ट्रांजैक्शन। इट ऑपरेट डेली नेचर ट्रांजैक्शन। द रेट ऑफ एक्सचेंज which is decide in the spot market is called spot rate of exchange। spot market में जो रेट डिसाइड किया जाता है उसको spot rate of exchange बोलते हैं। और फॉरवर्ड मार्केट मतलब मुझे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, साल भर बाद डॉलर चाहिए तो मैं इस मार्केट में जाऊंगा, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। इट इज द मार्केट विच हैंडल सच ट्रांजेक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। It doesn't deal spot transaction, it determine the rate of exchange for future। फ्यूचर का जो रेट होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। स्पॉट मार्केट में जो रेट होता है उसको बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। और फॉरवर्ड जो मार्केट में जो रेट होता है फ्यूचर डिलीवरी के लिए कि जो रेट मिलेगा फ्यूचर में अगर हम लेते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो टाइप के होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट से पहले हमें सीखना पड़ेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड है क्या? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। ध्यान रखना यहां क्या लिखा है? गुड्स, ओनली एंड ओनली गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? physical item which can be seen, which can be visible. So the difference between the value of goods exported and the value of goods imported। सीधी सीधी बात, BOT का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू ऑफ ओनली टेंजिबल आइटम, ओनली विजिबल गुड्स। ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू BOP। जो BOP है वो क्या करता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो BOT है उसका फॉर्मूला भी है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, M फॉर इंपोर्ट, X फॉर एक्सपोर्ट। लेकिन जो BOP है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज।
सारी चीजें, जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, सब कुछ, ऑल आइटम, जो भी कंट्री से बाहर जा रहा है एक्सपोर्ट, जो भी बाहर से आ रहा है इंपोर्ट, उसके बीच का डिफरेंस है बीओपी। लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, ओनली गुड्स, ठीक है। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जबकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितना भी सामान गया है, आया है, वो सारा का सारा डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होगा। जबकि सिर्फ गुड्स और फिजिकल आइटम इंडिया से कितना बाहर गया है और बाहर से कितना इंडिया में आया है वो रिकॉर्ड होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। तो ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ ट्रेड छोटा सा हिस्सा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अगर ये पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो फिर ये जो छोटा सा हिस्सा है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। बाकी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंट्री से बाहर जाती हैं, बाहर से आती हैं, वो सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। इवन बीओटी भी खुद बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा है। इसके अंदर गुड्स भी आता है, सर्विसेज भी आता है, कैपिटल ट्रांसफर्स भी आता है, जबकि इसके अंदर सिर्फ गुड्स और सर्विसेज आता है, सिर्फ गुड्स आता है, ओनली गुड्स, नॉट सर्विसेज। बीओटी के अंदर एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस भी हो सकता है, यानी कि जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा हो इंपोर्ट से, तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड सरप्लस। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है इसके अंदर? गुड्स। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर हैं उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड, राइट। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक कंट्री ने पूरे वर्ल्ड से किया है वो सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड होगा। उसके अंदर सॉरी क्या क्या आता है? सबसे पहला विजिबल आइटम, सबसे पहली चीज उसके अंदर क्या आती है? विजिबल आइटम। जो भी विजिबल आइटम है, दिख रहा है कंट्री से बाहर जाते हुए, बॉर्डर से बाहर जाते हुए, आते हुए, राइस, वीट, सीमेंट, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, जो भी जा रहा है आ रहा है, वो सारा का सारा विजिबल आइटम है। सेकंड इज इनविजिबल आइटम, सर्विसेज, बैंकिंग, शिपिंग, कंसल्टेंसी, टीचिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज, जो भी सर्विसेज एक कंट्री ने बाहर को दी है, बाहर से लिए, वो सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड होगा। कैपिटल ट्रांसफर, असेट्स की खरीद बेच, शेयर्स का खरीद बेच, वो सब। और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स यानी गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, जो हमने बाहर कंट्री को दिया और हमने बाहर कंट्री से लिया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अब बैलेंस ऑफ बता दिया मैंने सब आपको। विजिबल आइटम मतलब मशीन, ये सारी चीजें जो दिख रहा है। इनविजिबल सर्विस, शिपिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मतलब वन वे ट्रांसफर, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलना, लाइक गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी हमने देते हैं, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। कैपिटल ट्रांसफर जहां पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की सेटलमेंट की बात हो, वो कैपिटल ट्रांसफर्स है। यानी ये सारी चीजें जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होता है, जिसका ये छोटा सा हिस्सा जो अकेला है वो बीओटी के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो ये पूरा का पूरा बीओपी है, और बीओपी के अंदर ही छोटा सा हिस्सा क्या होता है? वो बीओटी का होता है, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे से समझना। बैलेंस ऑफ पेमेंट हैव टू अकाउंट्स, करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर ये अकाउंट है तो इसकी साइड भी होगी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अगर ये अकाउंट है तो ऑब्वियसली साइड होगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? जो रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर। गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन से अकाउंट में आता है? करंट अकाउंट में। हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? तो करंट अकाउंट के अंदर सबसे पहला आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ध्यान रखना, इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल गुड्स लाइक मशीनरीज एक्सेट्रा। ऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम और प्लस आइटम। जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सारा का सारा क्रेडिट आइटम है और प्लस आइटम है। एज दीज रिजल्ट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू आवर कंट्री, while all import of goods are recorded as debit item or minus item, as this result outflow foreign exchange from our country। ध्यान से समझना, जितना भी एक्सपोर्ट है,
गुड्स का, राइस, व्हीट, मशीनरी, क्रूड ऑयल। एक्सपोर्ट वो प्लस आइटम है, और प्लस को बोलते हैं क्रेडिट आइटम, यानी कि जो प्लस है वो क्रेडिट आइटम है। प्लस क्यों है? क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी हमारे पास आता है, और जितने भी इंपोर्ट करते हैं उससे, इंपोर्ट मतलब बाहर से खरीद रहे हैं तो फॉरेन करेंसी जाएगा, वो माइनस आइटम है, उसको डेबिट आइटम भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस आइटम है, क्रेडिट आइटम है क्योंकि फॉरेन करेंसी आता है, जबकि ऑल इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिजल्टेड डेबिट आइटम या माइनस आइटम क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी देश से बाहर जाता है। सिमिलरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज है, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, जो भी सर्विसेज है, तो ऑल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट और प्लस आइटम। गुड्स की जगह सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी पैसा आएगा प्लस आइटम, सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं तो पैसा जाएगा, माइनस है डेबिट आइटम। आइटम दिस रिजल्ट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वेयर एज ऑल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर रिकॉर्डेड डेबिट या माइनस आइटम बिकॉज इज रिजल्ट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस आइटम, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो माइनस आइटम है। दूसरी चीज, जो सर्विसेज है वो स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है सर्विसेज के, पहला है फैक्टर सर्विसेज, दूसरा है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है? लाइक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, अपनी लेबर बेच रहा है, लेबर बेच के जो पैसे कमा रहा है, या जो लेबर दे रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, वो फैक्टर सर्विसेज है। और नॉन फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या है? लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन्वॉल्वमेंट, पेमेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जहां पे कंपनी से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है मशीनरीज को देकर। लाइक जहाज दे दिया मैंने कि तुम जहाज ले जाओ मेरा किराए पे, वो नॉन फैक्टर सर्विसेज है। लेकिन मैं खुद तुम्हारे साथ जहाज चला के जा रहा हूं, तुम मुझे मेरी ड्राइवरी या जो भी लेबर है, जो भी मेरा पायलट का पैसा है वो दोगे मुझे, तो वो आपका फैक्टर सर्विसेज हो गया। तो दो तरह के सर्विस होते हैं, चाहे वो कैसी भी सर्विस हो। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस आइटम, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस आइटम, प्लस का मतलब क्रेडिट, माइनस का मतलब डेबिट। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स यानी वन साइड आइटम, दीज इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर, दीज आर ट्रांसफर फॉर फ्री, और ये वन वे होता है। तो जब हमें मिलेगा, ठीक है, रिसीट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मिल रहा है, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, तो प्लस आइटम क्योंकि फॉरेन करेंसी आ रहा है। और अगर हम पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांसफर्स को किसी को दे रहे हैं, तो वो माइनस आइटम है, उससे फॉरेन करेंसी हमारे देश से जा रहा है। प्लस को बोलते हैं क्रेडिट आइटम, माइनस को बोलते हैं डेबिट आइटम। और इन तीनों का नेट वैल्यू लोगे तो वो करंट अकाउंट का वैल्यू आएगा, लाइक नेट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो इन तीनों की वैल्यू को जोड़ेंगे तो वो करंट अकाउंट ऑफ बीओपी का वैल्यू आएगा। और करंट अकाउंट सरप्लस क्या है? अ कंट्री हैज करंट अकाउंट सरप्लस व्हेन इट्स एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो इसका मतलब करंट अकाउंट सरप्लस है, हमारे पास पैसा आएगा, हमने खर्चा कम किया, हमारे पास पैसा आएगा। दिस इंडिकेट दैट कंट्री इज नेट क्रेडिटेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखना, जो करंट अकाउंट सरप्लस होता है ना, उसमें जो कंट्री है वो नेट क्रेडिटेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हो बात को? बाकियों को समझ लो, पैसे दे सकता है ना, ज्यादा पैसा आ गया तो नेट क्रेडिट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट व्हेन इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, जब इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है एक्सपोर्ट से, स्पेंडिंग मोर ऑन इंपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट देन इज अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से जो आ रहा है वो कम है, जा रहा है जो ज्यादा है। दिस एंट्री द कंट्री इज ए नेट डेटर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो भैया ये नेट डेटर है, ये उधार लेंगे ना भैया। अगर आपने इंपोर्ट ज्यादा किया, आपने एक्सपोर्ट किया $50 का, इंपोर्ट किया $90 का, तो $40 कहां से लाओगे आप? तो आप दूसरों से उधार लोगे, तो आप दूसरों के क्या बन जाओगे? डेटर बन जाओगे। तो करंट अकाउंट सरप्लस में नेट क्रेडिटर, करंट अकाउंट डेफिसिट में नेट डेटर। और सरप्लस मतलब एक्सपोर्ट्स मोर देन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हाट? गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। इन तीनों चीज को तो लेते हैं करंट अकाउंट के अंदर, तो इन तीनों चीज का एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हम बन गए सरप्लस, कम है तो हम बन गए डेफिसिट। ये इस तरीके से क्लास देखो चीजें लिखी होती हैं, इस तरीके से दिखता है आपको जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ये विजिबल, फैक्टर, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, इनकम, प्राइवेट ट्रांसफर, ये एक्चुअल बैलेंस ऑफ ट्रेड इस तरीके से दिखता है, बस दिखाने के लिए लिख रखा है, फोटो ली है। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट हैं, करंट अकाउंट, गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आता है, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल सच ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कॉज अ चेंज इन एसेट लायबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। जहां पे जो एसेट्स है और जो लाइबिलिटीज है ना वो चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट इन बीओपी।
अब जो तीन कंपोनेंट, जैसे करंट अकाउंट के अंदर आपने तीन कंपोनेंट पढ़ा, वैसे ही कैपिटल अकाउंट के अंदर तीन कंपोनेंट है। पहला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा है बोरोइंग्स, तीसरा है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो पहला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सिंपल भाषा में बताता हूं फिर मैं तुम्हें रीड करवाऊंगा। बाहर कंट्री से, इंडिया को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वहां से अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट आता है तो वो प्लस आइटम है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई, इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई इन इंडिया। तो अगर नॉन रेजिडेंट लोग, बाहर से लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, वो प्लस आइटम है या क्रेडिट आइटम है। जबकि हम लोग बाहर कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो वो माइनस आइटम है या फिर वो डेबिट आइटम है। बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम है। इंडिया से बाहर चला गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट्स इन अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट्स इन अब्रॉड, तो रेजिडेंट्स अगर अब्रॉड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं माइनस आइटम या डेबिट आइटम, ठीक है। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्लस आइटम और क्रेडिट आइटम है, इंडिया से बाहर जाएगा तो वो माइनस आइटम है और डेबिट आइटम है। सिमिलरली लोन, अगर हमने लोन लिया है तो पैसा आ गया प्लस आइटम। आप ये मत देखो कर्जा बन गया, आप देखो लोन लिया है तो पैसा आ गया प्लस आइटम, लोन दोगे तो पैसा जाएगा माइनस आइटम। पैसा आना जाना देखना है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है मैं तुम्हें समझाऊंगा डिटेल में थोड़ा सा आगे चल के, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो सब कंपोनेंट है, पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझना, ऐसी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां पे एसेट पे हमारा पूरा कंट्रोल है, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब शेयर्स खरीदते हो तो शेयर्स पे आपका कंट्रोल नहीं होता, शेयर की प्राइसिंग पे आपका कंट्रोल नहीं है, उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया तो प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम, इंडिया से बाहर गया तो माइनस आइटम या डेबिट आइटम। It refers to the purchase of assets in rest of the world which allow control over that asset. Example, purchase of a firm by Tata in rest of the world. After purchase, Tata has full control over that firm. Tata के पास पूरा कंट्रोल है, ठीक है। आफ्टर परचेज टाटा हैज फुल कंट्रोल ओवर दैट फर्म, उसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल है। इसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बी जो है वो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल ओवर दैट एसेट। एग्जांपल, परचेज ऑफ सम शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय टाटा। टाटा ने बाहर कंपनी को खरीद लिया पूरा का पूरा, तो वो उस पर कंट्रोल है उस एसेट के ऊपर, लेकिन शेयर्स खरीदा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब शेयर्स खरीदा आपने तो भाई वो कंट्रोल नहीं है आपके पास। एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आवर कंट्री, नॉन रेजिडेंट ने हमारी कंट्री में किया है तो प्लस आइटम है, और क्यों से हमारे पास फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो हो गया प्लस आइटम या डेबिट आइटम, और ये माइनस आइटम समझ लो, बिकॉज इट रिजल्ट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आवर कंट्री। इससे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारी कंट्री से बाहर जाता है। अगला है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स भी दो टाइप का है, पैसा उधार लिया प्लस आइटम, क्रेडिट आइटम दिया माइनस आइटम। तो कमर्शियल बोरोइंग यानी कि आपने इंटरनेशनल मनी मार्केट से पैसा उठाया, बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा लिया, चाहे कहीं से भी पैसा लिया हो, आया पैसा प्लस आइटम, गया पैसा माइनस आइटम। ध्यान से और अच्छे से समझना, लास्ट पॉइंट है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व। ये भी कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है, लोन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है और रिजर्व भी है। अब हर कंट्री ना एक रिजर्व बना के रखती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी एक रिजर्व होता है। उस रिजर्व के अंदर क्या होती है, फॉरेन करेंसीज, फॉरेन करेंसी रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल एसेट हेल्ड एज अ रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक। मैंने कहा आपको आरबीआई अपने पास रिजर्व रखती है, किसमें, फॉरेन करेंसीज के रूप में। जैसे आप गुल्लक में पैसा रखते हो, आरबीआई उसमें डॉलर रखती है। अ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, एनी विड्रॉ फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उस गुल्लक से पैसा निकाला, मान लेते हैं ये है गुल्लक, ठीक है, ये गुल्लक है, इस गुल्लक से पैसा विड्रॉ किया तो हम मानेंगे देश के अंदर पैसा आया, गुल्लक से आया पर पैसा हमारे पास आ गया, तो ये प्लस आइटम है। और हम गुल्लक में जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पैसा चला गया देश से, मानेंगे वो माइनस आइटम है। लाइक सच बताऊं तो अगर मेरी सैलरी 10,000 है तो मैं 2,000 रुपये जोड़ देता हूँ गुल्लक में कि यार मुसीबत में काम आएंगे, तो मैं सोचता हूँ गया वो मेरे देश से, वो चला गया बाहर, खर्चा हो गया, गया वो है मेरे पास, पर दिमाग को कहता हूँ भैया वो चला गया, वो मेरा नहीं है, मुसीबत में काम आ जाएगा, वो मेरा ही तो है, मैं मान रहा हूँ बस। ऐसा रिजर्व जैसा बनाते हैं वैसे ही।
तो कोई भी विड्रॉ फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो प्लस आइटम है। मैं समझाता हूं कैसा, ठीक है। मान लो एक्सपोर्ट किया 5 का, 5,000 करोड़ डॉलर का मान लेते हैं, और इंपोर्ट किया 4 का। तो एक्सपोर्ट आपने ज्यादा किया, इंपोर्ट किया 4 का, तो आपके पास एक बच गया, सरप्लस एक बच गया ना। आपने भी 4 इंपोर्ट किया, भाई बेचा 5 का, खरीदा 4 का, तो $1 बच गया। तो उस डॉलर को क्या करते हो आप, डिपॉजिट कर देते हो कि यार चलो इस गुल्लक में डाल दो। तो इसको बोलते हैं माइनस आइटम, यानी कि जो एडिशन कर रहे हो ना रिजर्व में, वो डेबिट आइटम या माइनस आइटम है। लेकिन एक्सपोर्ट किया 6 का और इंपोर्ट किया मान लेते हैं इंपोर्ट किया 10 का, ठीक है। तो एक्सपोर्ट आपने किया 6 का, $6 आया, इंपोर्ट किया 10 का, तो $4 आपके पास कम पड़ गया। तो फिर आप क्या करोगे, विड्रॉ करोगे, तो समझेंगे वो $4 भी आ गया। 6 तो था ही, 4 और रिजर्व से आ गया, टोटल 10, और ये दोनों हमेशा बराबर होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कोई भी एडिशन किया तो माइनस आइटम जमा कर दिया, चला गया, विड्रॉ कर रहे हैं तो प्लस आइटम। और करते क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्लस माइनस होता है, ज्यादा इक्वल तो रहता नहीं, ज्यादा होता है तो हमें फिर निकालना पड़ता है गुल्लक से, जमा करना पड़ता है गुल्लक में। इक्विलिब्रियम इन बीओपी, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों, अब देखो जैसे करंट अकाउंट में 3 चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। इन तीनों का वैल्यू करंट अकाउंट का वैल्यू है। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ये रिजर्व और लोन्स, इनको जोड़ेंगे तो कैपिटल अकाउंट का वैल्यू आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का वैल्यू आएगा। इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जोड़ के 0 आएगा, यानी कि कोई भी मूवमेंट नहीं है ऑफिशियल रिजर्व का। रिजर्व में से ना कुछ निकाला ना कुछ जमा किया। भाई 10 का एक्सपोर्ट किया, 10 का इंपोर्ट किया, बीओपी कितना आ गया, 0। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सबका एक्सपोर्ट माइनस सबका इंपोर्ट, 0 आ गया। ना गुल्लक में कुछ जमा करने को फालतू बचा, ना कम पड़ा जो निकाला। सो देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बराबर हो गया। अगला है डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, जहां पे बीओपी बराबर नहीं होता। डिसइक्विलिब्रियम यानी कि जहां पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 0 नहीं होता, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर वो पॉजिटिव है, सरप्लस बीओपी। हियर ऑटोनोमस रिसीट्स आर मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट से, ठीक है। और डेफिसिट ऑटोनोमस रिसीट्स आर लेस, रिसीट जो है वो कम है, पेमेंट ज्यादा है, यानी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। अब सर ये नया वर्ड कहां से आ गया, ऑटोनोमस, मैं आपको समझाऊंगा अभी। हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना मुनाफा कमाने के लिए, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। तो ऑटोनोमस रिसीट्स अगर ज्यादा है तो सरप्लस, कम है तो डेफिसिट। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो हमेशा बैलेंस रहेगा। अगर वो इम्बैलेंस है तो उसको ठीक किया जाता है एक ट्रांजैक्शन से। उस ट्रांजैक्शन क्या बोलते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या होता है, साल भर में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जो भी सुई बेचा, जहाज बेचा, एटम बम बेचा, बाहर से राफेल खरीदा, बाहर से बुक्स खरीदी, घूमने गए, टूरिज्म, जो भी एक्स वाई जेड जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, वो सारे ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। लेकिन लास्ट में अगर बीओपी मैच नहीं हुआ, मान लो सब कुछ एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट आया 10, इंपोर्ट आया 9, तो मैच नहीं हुआ। तो भैया आपने एक्सपोर्ट किया 10 का, $10 आ गया आपके पास, इंपोर्ट किया 9 का, 9 खरीदा तो $1 फालतू बच गया। तो उसका ठिकाने कैसे लगाने हैं, उसके लिए क्या करना है, उस ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ध्यान रखना है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, मैं तुम्हारे दिमाग में डालता हूं, पहले एकदम शांत हो जाओ। अच्छा सुनो, अगर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का बैलेंस माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो हम उसकी भरपाई कर सकते हैं सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट घाटे में है और कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है, तो इस घाटे की भरपाई कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से कर सकते हैं। वो दोनों भाई भाई हैं, बराबर बराबर के भाई हैं, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में कमी है, कैपिटल अकाउंट पूरी कर देगा, कैपिटल अकाउंट में कमी है, करंट अकाउंट में पूरी कर देगा, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कोई नेगेटिव बैलेंस है तो उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। अगर कोई करंट अकाउंट में सरप्लस है तो उससे उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई नेगेटिव बैलेंस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो छोटा सा है, छोटा भाई है, अगर उसको कोई कमी है तो करंट अकाउंट में अगर कोई सरप्लस है ना तो उससे उसका सेटलमेंट हो जाएगा। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड देखो छोटा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत छोटा है, सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, तो वहां पे अगर कुछ माइनस का फिगर है और करंट अकाउंट जो बड़ा भाई है उसमें अगर कोई सरप्लस है तो उससे वो कॉम्पनसेट कर दी जाएगा। ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ध्यान रखना। बट वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 चीज तो कॉमन है, बट में क्या है,
नेगेटिव बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट है अमीर, बड़ा भाई है ना, अमीर है वो, अगर उसे कम पड़ रहा है तो नॉट कॉम्पनसेट बाय द बैलेंस, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड उसे कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड है गरीब आदमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट है अंबानी, तो अगर गरीब आदमी की दिक्कत है अंबानी सॉल्व कर देगा, अंबानी को दिक्कत है तो गरीब आदमी सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो यही चीज है वो। तो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में कमी है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको सेट ऑफ कर देगा, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। हमारे इस चैप्टर का लास्ट एक डिफरेंस है, दैट इज ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में साल भर में जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए, जो भी ट्रांजैक्शंस, वो सारी ट्रांजैक्शंस ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस है। ऑटोनोमस आइटम refers to those international which occurs, those items होगा ना, those items which occur due to some economic motive such as profit maximization. Example, import of machinery from Japan, FDI, grant, loan, charity, whatever you can think, वो सारी चीजें जो है वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। मुनाफा कमाने के लिए जो भी कुछ करते हैं सब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। देखिए एकोमोडेटिंग क्या है? एकोमोडेटिंग आइटम रेफर्स टू दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। अगर इस ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन से कुछ सरप्लस हो गया, कुछ डेफिसिट हो गया और लास्ट में बीओपी मैच नहीं किया, और बीओपी को तो मैच करना ही करना है, देखो लिखवाया मैंने आपको पढ़ाया था अभी, लिखा ना, बीओपी ऑलवेज बैलेंस, दोनों बराबर रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर रहेगा हमेशा, बीओपी का बैलेंस दोनों को जोड़ के वो जीरो आएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमेशा जीरो आएगा। इन केस देयर इज इम्बैलेंस, उसको एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन से हम लोग कवर करते हैं। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डेफिसिट है, सरप्लस है, तो उसको हम लोग किससे कवर करेंगे? एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन से। और वो कैसे? जैसे विड्रॉ फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लोन फ्रॉम आईएमएफ, ये एटसेट्रा, ताकि बीओपी मेंटेन हो जाए। एक्सपोर्ट किया 5 करोड़ का, इंपोर्ट किया 3 करोड़ का, तो 5 करोड़ हाथ में आ गया, पे कर दिया 3 करोड़, 2 सरप्लस, तो सरप्लस को हम क्या करेंगे? डिपॉजिट कर देंगे एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये जो काम किया है इसी ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। या फिर मान लो एक्सपोर्ट किया है 5, इंपोर्ट किया है 8, तो $3 कम पड़ गया, तो ये हम क्या करेंगे? इससे विड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे फॉरेन एक्सचेंज से, ये कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये 2 जो है फालतू हो गया, तो आपने प्लस मत लिखो, जमा कर दिया, यहाँ पे 3 कम पड़ रहा है तो विड्रॉ कर दिया आपने। तो भाई ये जो विड्रॉ किया है तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका? विड्रॉ किया। ये जो विड्रॉ करने वाला काम है, इसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं? एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली विड्रॉ किया प्लस आइटम है, जमा किया तो माइनस आइटम है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस आइटम की बात नहीं कर रहे, यहाँ का एकोमोडेटिंग किसे कहते हैं? तो ये जो सरप्लस डेफिसिट को कवर किया है, इसी ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो ऑटोनोमस आइटम रेफर्स टू दोस ट्रांजैक्शंस जो कुछ प्रॉफिट मोटिव के लिए किया है, लेकिन ये सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैच करने के लिए किया है। ये इंडिपेंडेंट है, साल भर में जो भी आप कर रहे हो, ये 5, 3, 5, 8, ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये जो एकोमोडेटिंग है ना, ये ऑटोनोमस पे डिपेंड करता है। विच डैश ट्रांजैक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन डैश ट्रांजैक्शन, तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ये 5 और ये 3 है, तभी ये 2 आया है, तो ये इस 5, 3 पे डिपेंड है। ये जो 3 आया, ये 5, 8 की वजह से आया है, तो ये डिपेंडेंट है इन पे। सो दीज आइटम्स आर डिपेंडेंट इन नेचर, ये क्या है? इंडिपेंडेंट इन नेचर। These items take place both current and capital account. Autonomous transactions current account में भी आ सकता है और capital account दोनों में आ सकता है, जबकि accommodating transaction सिर्फ और सिर्फ किस में आता है? capital account में। यानी कि अगर कोई सरप्लस या डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको ठीक करेंगे एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन से, और वो ट्रांजैक्शंस कैपिटल नेचर के ही ट्रांजैक्शंस होंगे। These items are known as अबव द लाइन आइटम। इसको अबव द लाइन आइटम बोलते हैं क्योंकि जब अकाउंट बनाया जाता है ना, बीओपी का अकाउंट बनाया जाता है, तो सबसे पहले ऊपर जो है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस लिखा जाता है, लास्ट में जो भी सरप्लस और डेफिसिट बचता है उसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, बराबर करने के लिए नीचे। तो ये बिलो द लाइन आइटम होता है और ये अबव द लाइन आइटम कहलाता है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने याद करवा दिया, आपको एक बार समझ के अच्छे से कॉपी पे लिखना है, क्योंकि कल को ये डिफरेंस अगर आ गया तो आप ये 4 पॉइंट लिख सको, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात की एश्योरिटी रखनी है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं इसके अंदर, बहुत सिंपल फॉर्मूले, जैसे बीओटी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और बीओपी एक्सपोर्ट ज्यादा है, सॉरी सरप्लस बीओटी जब एक्सपोर्ट ज्यादा है, सो ट्रेड सरप्लस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड
सरप्लस, एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। ट्रेड डेफिसिट, जब इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट से, इक्विलिब्रियम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर हो, यानी कि बीओपी और बीओटी की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, बीओटी है 0, तो वो इक्विलिब्रियम है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन माइनस इंपोर्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ध्यान रखना, पेपर में बीओटी पूछेगा तो सिर्फ गुड्स की वैल्यू को लेना, बीओपी पूछेगा तो सबकी वैल्यू को ले लेना। ओके, तो आई होप कि अब इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, हमने सारा का सारा अच्छे से कर दिया। ठीक है, चलो, तो हमारा मैक्रो पूरा खत्म हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था। आई होप आप पढ़ोगे, कोई दिक्कत परेशानी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, से याद जरूर करके आना।